गुड इवनिंग। आशा है सभी छात्र मुझे सुन पा रहे होंगे। एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं वायुमंडल पर और मुझे इस बात का पूरा पूरा विश्वास है कि जो छात्र सीरियस हैं और जिन लोगों ने प्रण लिया है कि ये 365 दिन जो भी हमें केजीएस में हमें जितना पुश किया जाएगा हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे ताकि हम टॉप रैंक्स में आए, तो वो छात्र जो हैं अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ रहे होंगे। एनसीईआरटी की इकाई 4 की बात हम कर रहे हैं, जलवायु। क्लास 11th की एनसीईआरटी है, किताब में दिखा चुका हूं। आशा है आप ये कर रहे होंगे, अपना वेदर रिपोर्ट्स भी बना रहे होंगे। सर कल बहुत ज्यादा बिजली कड़की है लेकिन पानी नहीं बरसा और धूप भी तेज हो गई है। तो ठीक है, बिजली कड़कने का मतलब बारिश नहीं होगी और बारिश ना होना एक स्वाभाविक सी बात है। विकिरण और विकिरण क्या होता है कल हम इस पे बात कर चुके हैं। सभी लोगों से अनुरोध है कि अब ये वाले प्रश्न पूछना बंद करें कि विकिरण क्या होता है। हमने शब्दों को रोककर शब्दावली में सूर्य तप क्या होता है वो सारी चीजें बातें की हैं। वी हैव केप्ट इट एज इजी एज पॉसिबल। तो आप सबसे अनुरोध है कि जो आपका वादा है कि आपका ग्लास नहीं टूटेगा, आपका ग्लास नहीं टूटना चाहिए, तो आप अपने हिस्से की एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो रायपुर में 33 और 26 है। ये बात तो क्लियर है कि नमी बहुत परेशान कर रही है कि नहीं कर रही है? नमी परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा उमस हो गई है, कपड़े भी नहीं सूखते हैं, पसीना आ जाए पसीना भी नहीं सूखता है कि नहीं? रायबरेली 35-27, तो तापमान अभी भी ऊंचे बने हुए हैं, 35 बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है, जो भी वर्षा होती है वाष्पित हो जाती है, नमी बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए 35-34। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, बहुत अच्छा। और बहुत से सर कटिबंध में विषुव व्रत पर सूर्यताप कम क्यों होता है? ओके, चलिए अभी बात करेंगे। तो बिहार में रात में बहुत बारिश हुआ। चलिए, तो विषुवत रेखा सूर्य तप कम क्यों होता है? अच्छी बात है। और कुछ ठीक है। मिर्जापुर में क्या चल रहा है? मिर्जापुर में कालीन भैया के अलावा 38 डिग्री तापमान चल रहा है, 28 चल रहा है और आर्द्रता 96% हो रही। आप देख सकते हैं कि आर्द्रता कितनी ज्यादा परेशान कर सकती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो विषुवतीय रेखा के आसपास रहते हैं, ऐसे बहुत से देशों में गया हूं, वहां रहना बहुत मुश्किल है। विषुवतीय रेखा जो क्षेत्र है वो रहने योग्य नहीं है। वहां की जो जलवायु की दशाएं हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, दे आर वेरी वेरी एडवर्स टू लिव। बल्कि विश्व में सबसे अच्छा जलवायु प्रदेश कौन सा माना जाता है मानव निवास के लिए? द बेस्ट क्लाइमेट टाइप इन द वर्ल्ड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, इसको कहा जाता है ब्रिटिश टाइप। ब्रिटेन में और न्यूजीलैंड में जो क्लाइमेट है वो एकदम आदर्श माना जाता है। एक जानकारी के तौर पर बताया मैंने। ठीक है, चलिए ठीक है। सर आजमगढ़ में बिजली से मौत हो गई, वो कैसे हुआ? अरे भाई, तुम बिजली ट्राई करोगे तो तुमको बिजली, अगर तुम्हारे अंदर से विद्युत चली गई तो मौत हो जाती है। कैसे हुआ? डॉक्टरी कारण पूछोगे तो विद्युत जब हमारे शरीर से जाती है तो बेटा उसमें जो है बर्न्स हो जाते हैं, बिजली आग लगा देती शरीर में। सर लेकिन वो गया कैसे? अरे बिजली की तार अगर छुइएगा, बिजली की तार में वोल्टेज है और जमीन जीरो है, जीरो ऊपर से नीचे आएगा, आपके शरीर के थ्रू चला गया, चालन हो गया उसमें विद्युत का और आप एकदम स्वाहा हो जाएंगे। सब बिजली बादल के टकराने से होती है ना। अरे बहुत अच्छी बात। चलिए तो आगे बढ़े। अब प्रश्न वैसे चले जाने वाले हैं। फिर मैंने कहा कौन बनेगा करोड़पति बनेंगे, और जब हम बिजली पर आएंगे वो भी सोच करेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि सोचते हुए किताब को पढ़ते हुए देखें। चलिए सर, स्पेक्ट्रम क्या होता है? अब सोचिए, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्लास में ये मजाक क्यों कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है? ठीक है, जो सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रकाश चुंबकीय तरंग। ये कहां पढ़ाया गया बच्चों? स्कूल में पढ़ाया गया। कौन सी क्लास में? 7वीं या 8वीं में।
ये जो सफेद प्रकाश आता है, ये सफेद प्रकाश ना होकर अगर इसको जैसे कल मैंने आपको कहा तरंगों में बांटा जाए, तो यहां पर सफेद आता है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारा सफेद प्रकाश है जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, रेड के यहां पर क्या होता है, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर होता है माइक्रोवेव, और यहां पर क्या होता है, रेडियो वेव। यहां पर क्या होता है, पैराबैंगनी किरणें, यूवी रेडिएशन, पैराबैंगनी किरणें, यूवी रेडिएशन। और ये क्या होता है बच्चों, ये होता है एक्स रे, और यहां पर क्या होता है, गामा रे। बताइए ये कौन से विषय में पढ़ाया स्कूल में, स्कूल में बताइए कौन से विषय में पढ़ाया, जल्दी से बताइए। स्कूल में बताएंगे कि जो हमारा प्रकाश होता है, सूर्य से जो प्रकाश होता है, वो केवल सफेद रोशनी नहीं होती, अपितु कई तरंगें होती हैं, कुछ दीर्घ तरंग, कुछ लघु तरंग। यहां से यहां की तरफ जाते हैं तो इस तरफ की तरंगे लघु तरंग हैं, और इस तरफ की तरंगे क्या हैं, दीर्घ तरंग हैं। दीर्घ तरंग का मतलब लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव, और इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव। कल आपको एक सिद्धांत दिया, कल आपको सिद्धांत दिया, कौन सी ज्यादा ताकतवर होती है, लघु तरंग या ये देखिए कितने सही बच्चे लिख रहे हैं, सर ये तो साइंस में पढ़ा है, तो फिजिक्स में पढ़ा है। तो आप एक भूगोल के शिक्षक को रोककर आप कहेंगे सर स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर नहीं बताएंगे तो आप चैट में लिखेंगे अच्छा मास्टर जी आपको आता नहीं, कल बता दीजिएगा। तो ये वाला काम मत करें। मैंने कहा मैं ट्रेंड मेटीरियोलॉजिस्ट हूं, ये सब ट्रेनिंग लेकर बैठा हूं, बट विषय है, विषय का कुछ तो करेंगे। और अगर ये आ जाता है तो आप बताइए, आप ही ने ये प्रण लिया ना कि खान सर हम आपके साथ हैं और हम जो है आईएएस बनने के लिए छोटी मोटी सारी बाधाओं को पार करेंगे। तो अगर स्पेक्ट्रम आया तो अगर कल भी गूगल बताया, गूगल पे डाल देंगे, गूगल ये दिखा देगा, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, है कि नहीं। तो ये गलत बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, तो ऐसा मत करिए। तो जो प्रकाश आता है, प्रकाश में सारी चीजें हैं। अच्छा, ये बहुत खतरनाक होती हैं। कौन सी तरंगे खतरनाक होती हैं, ये कल बताया, एक्सरे क्या करती, भेदती हुई चली जाती हैं। अच्छी बात यह है कि ये कम मात्रा में, ये खतरनाक है। इसको कौन रोक लेता है, पैराबैंगनी को कौन रोक लेता है, पैराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है, सर यही तो ओजोन रोकता है। रोकता है कि नहीं रोकता है। तो छोटा छोटा साइंस हम निश्चित रूप से आपको पढ़ाने को तैयार है। फिर आधी कक्षा बोलिए सर समझ नहीं आया, आधी कक्षा न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी होगी, आज नहीं बता पा रहे मास्टर जी, कल बताएंगे क्या। तो हास्यास्पद स्थिति ना पैदा करें, मजेदार, हम भूगोल पढ़ना चाह रहे, भूगोल पर बात करते हैं। ये एक भूगोल से जुड़ा हुआ प्रश्न था कि विषुवत रेखा पे सूर्यतप क्यों नहीं होता, ठीक है। बट फिर भी मुझे लगा कि भाई अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछ रहा है तो सभी लोगों से अनुरोध है कि भूगोल लॉजिक पर आधारित है, उस लॉजिक का आधार थोड़ा सा विज्ञान होता है। कौन सा विज्ञान होता है, 8वीं 10वीं का। ईमानदारी से बहुत से लोगों ने कहा सर हमने साइंस में पढ़ा, मुझे बताइए कौन सी क्लास की साइंस में पढ़ा है। 10वीं तक में पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ लिया था, 10वीं तक तो सभी विज्ञान पढ़ते हैं ना बच्चों, है ना, ठीक है। सर कार्बन डाइऑक्साइड सन की रेडिएशन के लिए पारदर्शी है लेकिन टेरेस्ट्रियल के लिए अपारदर्शी है, ऐसा क्यों है, आप खुद बताइए। ये देखिए कितनी गलत बात कर रहे हैं। कल का हमने कहा लॉजिक नहीं लगा रहे हमने कहा कि लॉजिक नहीं लगा रहे। कल हमने क्या कहा, ये पृथ्वी का बच्चों क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल में जब सूर्य आता है, सूर्य का किरणें आती हैं तो ये भेदती हुई निकल जाती हैं, लेकिन जब पार्थिव विकिरण जाता है ये फंस जाता है। ऐसी बात हुई, क्यों हुई, जल्दी से बताइए क्यों हुई। सर ये लघु तरंग है सर, ये तो लघु तरंग है सर, इसमें तो बड़ी ऊर्जा होती है सर, ये तो भेद देगा। लेकिन ये क्या है, दीर्घ तरंग है, दीर्घ तरंग है, तो सर ये तो फंस जाता है। ये कल हमने किया, हां या ना, जल्दी से बताएंगे हां या ना जल्दी से बताएंगे हां या ना, कल किया या नहीं किया। कि सूर्य का जो सूर्य तप होता है वो आता है, भेदता हुआ घुस जाएगा, ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी का पार्थिव विकिरण है वो फंस जाएगा, हां या ना। हां, तो आज मुझसे एक छात्र प्रश्न पूछ रहा है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य की किरणें भेद देती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को
पृथ्वी की किरणें नहीं भेद पाती और फंस जाती हैं। सर इसका कारण बताएं। तो क्या मैं कह सकता हूं इस छात्र ने कल को जो हमने सीखा वो लगाने का प्रयास भी नहीं किया? और फिर ऐसे ही प्रश्न आ जाएंगे। सरल प्रश्न होगा। जब मास्टर जी ने एक बात बताई कि भाई इसमें ज्यादा एनर्जी है, लघु तरंग है, ये वहां से आ रहा है जहां संलयन हो रहा है, तो ये भेदता हुआ चला गया। अब उसी के समतुल्य ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन केम कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को काट तो देता है सनरेज, लेकिन अर्थ की रेज नहीं निकल पाती। अब बताइए क्या ये एक्सपेक्ट करना गलत है? सर ये तो सर आज अभिषेक सर ने भी पढ़ाया। बताइए, अभिषेक सर भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप जो है जो कसमें वादे कहकर कि भाई आईएएस बन जाएंगे, अब तो हमने एडमिशन ले लिए हैं केजीएस में, अब सोच नहीं लगाएंगे, तो दोनों के दोनों मास्टर जो हैं, दोनों के दोनों टीचर्स जो है अपना मेहनत जो है बेकार होता देखेंगे, है कि नहीं? तो अच्छी बात नहीं है। चलिए, आज बहुत सारे काम करने हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आया हूं। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, कौन लोग बैठे हैं क्लास में? आप और मैं, दो ही लोग बैठे हैं। आपने कसम खा रखी है कि भाई मुझे आईएएस बनना ही बनना है, और बहुत से ऐसे हैं जिन्हें नहीं बनना है, जिन्हें नहीं बनना है, उत्सुकतावश आ गए, या आने के बाद देखिए सोच तो एकदम झट से हो जाती ना, सोचा कि मैं आईएएस बन गया, आंख बंद की आईएएस बन गए, लेकिन उसके लिए जो काम करना पड़ेगा उतना हौसला था नहीं, वो मिट्टी मजबूत नहीं थी। तो अब जो है घबरा रहे हैं, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है। तो अब हम उनकी बात नहीं कर रहे। आज बहुत सारी चीजें होनी है और बहुत सारे सिद्धांत भी लगेंगे। तैयार हैं सभी लोग? हाउस द जोश? इन सब से मुझे कोई वो नहीं रह गया, क्योंकि अब ये किताब बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे। जब वो कोई कहता है स्पेक्ट्रम बता दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, तो ये करते रहेंगे, है ना? बिल्कुल सही। किसी ने कहा सर ये एप्लीकेंट है, एस्पिरेंट नहीं है, ये सिर्फ फॉर्म भरने वाले। सभी लोग फुल जोश? चलिए देखते हैं आज आप क्या क्या कर सकते हैं। जल्दी से क्वेश्चन के आंसर। 4 कथन दिए हैं, कौन सा सही कौन सा गलत? कौन सा सही कौन सा गलत? कौन सा सही कौन सा गलत? एक दो तीन चार के आगे ट्रू फॉल्स कर लीजिए, बाकी मैं उत्तर दूंगा। ये जो छात्र बिल्कुल कोई और किताब नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्लास में आ गए कि भाई क्लास में जो मास्टर जी बता देंगे सुनते हैं, इसी से आईएएस हो जाते हैं, फंसेंगे, नहीं फंसना है। होश विद जोश। चलिए, सो पहला है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो इंग्लिश के जो भी छात्र हैं वो तापमान ऊष्मा की तीव्रता का मापक है। ये तो बिल्कुल सही है, पहला तो ठीक है। जिसमें ज्यादा ऊष्मा होगी उसका तापमान ज्यादा हो। सभी लोग क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, ऐसे ही पूछना चाहता हूं और थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं अब क्लास में बिल्कुल बाधित नहीं होने वाला हूं चैट से, तो आपसे आग्रह है कि सोच के बताइएगा, क्या तापमान से क्या ऊष्मा से केवल तापमान ही बढ़ता है या ऊष्मा से कुछ और भी हो सकता है? क्या ऊष्मा से, अगर ऊष्मा ज्यादा होगी तो तापमान बढ़ता है, क्या ऐसा हो सकता है तापमान ना बढ़े कुछ और हो सकता है? तो अगर नहीं पता है तो मैं बताना चाहता हूं, ऊष्मा के कई प्रकार होते हैं। एनर्जी कैन बी चेंज इनटू मेनी थिंग्स। एनर्जी कैन बी टेम्परेचर, हीट भी बन सकती है, ऊष्मा जो है परिवर्तित हो सकती है। एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू वर्क ऑल्सो, हां या ना? अगर रेलगाड़ी के इंजन में पहले जब कोयला फेंका जाता है तो कोयले से जो आग लगती है, उस ऊष्मा से क्या ट्रेन चलती है कि नहीं चलती है? तो क्या ऊष्मा से मोशन भी हो सकता है? तो हमेशा ऊष्मा से सिर्फ तापमान को ही नहीं जोड़ना है, ऊष्मा किससे हो सकती है? मोशन से भी जोड़ सकते हैं। सभी लोग क्लियर हैं? एनर्जी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स, ऊष्मा कई रूप ले सकती है, जिसमें एक तापीय ऊष्मा है और एक क्या है? कार्य, काम भी कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ठंडी वायु हल्की होती है क्योंकि इसका घनत्व अधिक होता है। बिल्कुल सही, ठंडी वायु का घनत्व अधिक होता है, लेकिन यह किसने कहा कि भाई हल्की कैसे हो जाएगी? अगर आपका घनत्व ज्यादा है, अगर आप डेंस हो, तो आप लाइट कैसे हो सकते? ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ना, ऊंचाई के साथ, हाइट के साथ तापमान क्या होता है? कल ही पढ़ाया कि तापमान गिरता है, लेकिन अगर बढ़ रहा हो उसको कुछ कहा जाता है, तो हमने कहा वो क्या हो गया? इन्वर्जन हो गया। उसके लिए टर्म है टेम्परेचर इन्वर्जन। अंग्रेजी में बताया था
सर आपने तो कहा था विलोमता, तो एक और शब्द डाल दिया आपके सामने, इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रमण। यहां तक क्लियर? व्युत्क्रमण। तापमान की विलोमता की स्थिति अंतर पर्वतीय घाटियों में पाई जाती है। सर ये पता नहीं था, सर ये नहीं समझ में आया, इसलिए यहां प्रश्नवाचक चिन्ह। जल्दी से बताइए आसान क्वेश्चन कौन से थे? कौन से वाले क्वेश्चन आसान थे? सर आसान थे 1 और 2, इजी। यूपीएससी कौन सा पूछेगा? यूपीएससी पूछेगा 3 और 4। 3 और 4 पूछेगा कि नहीं पूछेगा? सर यही मुझे मुश्किल लगते हैं, सर ये मुझे समझ में नहीं आते। समझाना मेरा काम, समझाऊं? इस पर थोड़ा समय दे दे, देना चाहिए, थोड़ा सा समय दे दूं? ठीक है। 3 और 4 क्या है थोड़ा सा बता दूं। तापमान सामान्यतः गिरता है, जिसको हमने कहा था लैप्स। लैप्स मतलब ह्रास, तापमान का ह्रास। लेकिन अगर गिरने की जगह बढ़ने लगे, कौन से मंडल में बढ़ रहा था? जल्दी बताइए, कौन से मंडल में बढ़ रहा था? सर मेरा 1 और 3 सही है। ओके नेहा कुमारी जी, बहुत अच्छी बात है। कौन से मंडल में बढ़ रहा था तापमान? कौन से मंडल में तापमान बढ़ रहा था ऊंचाई के साथ? सर ये एनसीईआरटी में दिया है, अच्छी बात है। समताप मंडल में। तो समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान का ह्रास नहीं हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? ताप व्युत्क्रमण। 3 बार बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हिंदी माध्यम के छात्र, ताप व्युत्क्रमण, ताप व्युत्क्रमण, ताप व्युत्क्रमण। टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन। ऊंचाई के साथ अगर तापमान घटने की जगह बढ़ने लगे उसे बोलते हैं ताप व्युत्क्रमण। कहां पर होता है? कहां पर होता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में। क्या केवल समताप मंडल में होता है? नहीं, और भी कई जगह पर होता है, जैसे अंतर पर्वतीय घाटी। सर ये मुझे समझ नहीं आया, उसके लिए मैं अगला आपको समझाने वाला हूं। समझ में आ गया? ताप व्युत्क्रमण ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ताप व्युत्क्रमण। चलिए इसी को समझते हैं, जल्दी से लिखेंगे। 3 तरह के ताप व्युत्क्रमण लिखेंगे, पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं, तीनों को समझाऊंगा। तीनों पर प्रश्न बनता है और तीनों पे बहुत मजेदार चीजें अभी आपको समझ में आएंगी, तकनीकी चीजें बता रहा हूं। सर ये कल बताया था आपने, याद था? बहुत अच्छी बात है बच्चे, जल्दी से तीनों लिख लीजिए फिर बताता हूं। ताप व्युत्क्रमण आप जानते हैं समताप मंडल में होता है। अब मैं इसे नीचे लेकर आ रहा हूं, हमारे शोभ मंडल में करके दिखाऊंगा। मेरा 1 2 3 सही हुआ, बहुत अच्छी बात है। लिख लिया सभी लोगों ने? 3 तरह के ताप व्युत्क्रमण होते हैं, घाटी व्युत्क्रमण, विकिरण व्युत्क्रमण और अभिवहन व्युत्क्रमण। सभी लोग लिखते जाएंगे। वैली इन्वर्जन, वैली इन्वर्जन, घाटी व्युत्क्रमण। ठीक है, कहां पर होता है? अंतर पर्वतीय घाटियों में। अंतर पर्वतीय घाटी कैसे होता है बता रहा हूं। सर ये अंतर पर्वतीय घाटी क्या होता है? इंटर मॉन्ट वैली। सर ये मुझे नहीं पता है कैसे बनती है। 2 पर्वतों के बीच में पाई जाने वाली घाटी क्या कहलाती है? अंतर पर्वतीय घाटी। ये क्या है बच्चों? पर्वत। चित्र बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, बनाते जाएंगे। और ये जो निचला क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? घाटी। ठीक है, रात का समय है, चंद्रमा बनाएंगे आप सब लोग। रात का समय है, रात का समय है। दिन में गर्मी के कारण यहां सब जगह तापमान कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। लिख लीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान। 25 डिग्री सेल्सियस इस पूरी घाटी की हवा का तापमान, इस घाटी की हवा का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। कहां से आया? दिन भर की गर्मी से यह सारा का सारा क्षेत्र गर्म हो गया। अब रात हो रही है बच्चों। रात में पृथ्वी अपना विकिरण छोड़ती है, उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बच्चों?
पार्थिव विकिरण। ठीक है, रात में सभी लोग ध्यान दीजिएगा, रात में पर्वत की ढाल और घाटी की हवा दोनों ठंडे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं लैंड कूल्स फास्टर, धरती ज्यादा तेजी से ठंडी होती है। तो रात को क्या होगा, ये ढालों पर जो हवा है वो ज्यादा ठंडी हो जाएगी। किसकी तुलना में? घाटी में जो हवा है। मैंने क्या बताया? रात का समय है, पार्थिव विकिरण निकल रहा है, लैंड कूल्स फास्टर देन एयर, भूमि ज्यादा तेजी से ठंडी होती है। यह विज्ञान का सिद्धांत है। अगर आप भूमि ले लीजिए और तरल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, कौन ज्यादा तेजी से ठंडा होता है? भूमि ज्यादा तेजी से ठंडी होती है। कौन ज्यादा तेजी से गर्म होता है? भूमि ज्यादा तेजी से गर्म होती है, पानी धीरे धीरे गर्म होता है। यह एक नियम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, रात को क्या हुआ, ढालों की हवा ठंडी हो गई और यहां पर ठंडी हवा पर गुरुत्व के कारण, ऊंचाई पर है ना, तो क्या ये गुरुत्व के कारण नीचे आने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी? और यहां आकर एकत्रित हो जाएगी। हो गई। नीचे क्या है बच्चों? x, ऊपर क्या है? y। किसका तापमान ज्यादा है, x का या y का? किसका तापमान ज्यादा है, x का या y का? सर ये तो ठंडी है और ये सापेक्षिक रूप से गर्म है। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर मैं घाटी के नीचे से ऊपर की तरफ जाता हूं तो तापमान को क्या होगा? तापमान बढ़ेगा या घटेगा? मैं अगर नीचे से ऊपर जाता हूं तो तापमान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? x से y की तरफ जाता हूं, तापमान बढ़ेगा या घटेगा? सर बढ़ेगा। ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने को क्या कहा जाता है? व्युत्क्रमण। कितने लोगों को चित्र बनाकर उदाहरण से समझ आ गया कि रात में जब पर्वत की ढालें ठंडी होती हैं तो उनकी ठंडी भारी हवा गुरुत्व से घाटी के नीचे तल में इकट्ठी हो जाती है। तल में इकट्ठी हो जाने की वजह से घाटी के निचले हिस्से में ठंडी हवा और ऊपर के हिस्से में गर्म हवा, इसको कहा जाता है वैली इन्वर्जन। क्या आप इसे अपने शब्दों में और एनसीईआरटी क्लास 11th में जो एक छोटा सा अनुच्छेद दिया हुआ है उन शब्दों में लिख सकते हैं? समझ आया कि नहीं आया? मुश्किल तो नहीं था। एक बात बताऊं, यहां पर अगर किसान ने फसल लगा रखी है, अगर किसान ने यहां पर फसल लगाई है, जैसे भारत में हिमाचल प्रदेश में बागवानी फसल, सेब के बागान है, जापान में शहतूत के पेड़ घाटी के निचले हिस्से में नहीं लगाए जाते, थोड़े यहां पे लगाए जाते हैं। पेड़ों को थोड़ा ऊंचाई पे लगाया जाता है। अगर नीचे लगा दिया तो क्या हो जाएगा? नीचे फसल को पाला पड़ जाएगा। आपने सुना है, फसल को पाला पड़ गया। अंग्रेजी वाले छात्र मुझसे नाराज ना हो, फ्रॉस्टिंग हो जाती है। एट नाइट इन द वैली बॉटम फ्रॉस्ट हो जाएगा। सर पाला इसे कहते हैं। पाला क्या होता है? बहुत जल्दी तापमान गिर गया, फसल को नुकसान हो जाएगा। समझ आया या नहीं आया? आसान था, मैंने मुश्किल तो नहीं किया। मैंने एक पहाड़ लिया, दिन भर उसे गर्म किया, उसके आसपास की हवा को गर्म किया, 25 डिग्री ले गया, रात को उसको ठंडा होने छोड़ दिया। पहाड़ की ढालें, क्योंकि भूमि थी, ये तेजी से ठंडी होती है, ये कम तेजी से ठंडी होती है, बहुत जल्दी ठंडी हो गए और ठंडे होने की वजह से रात को इन हवाओं को नीचे जाने लगी। टर्म क्या है उसके लिए? अंग्रेजी में कहते हैं वैली ड्रेनेज। वैली ड्रेनेज, हवा जो नीचे जाती है उसको कहते हैं वैली ड्रेनेज। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे? घाटी अवतलन। घाटी में क्या हो गया? ठंडी हवा नीचे चली गई। मुश्किल तो नहीं किया मैंने, ठीक है? और व्युत्क्रमण भी समझ में आ गया। पढ़ेंगे आज का टेस्ट।
4 नंबर स्टेटमेंट, 4 नंबर स्टेटमेंट फिर से पढ़ेंगे। तो सुने हैं जैसे आलू की फसल को पाला पड़ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक क्लियर। चौथा स्टेटमेंट समझ में आ गया। द कंडीशन ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज फाउंड इन इंटरमाउंटेन वैली। चलिए अब हिमाचल छोड़ता हूं, दिल्ली आता हूं। दिल्ली आ जाऊं, मैं आ गया दिल्ली। और दिल्ली में मैं आपको बता रहा हूं रेडिएशन इन्वर्जन, रेडिएशन इन्वर्जन, विकिरण व्युत्क्रमण। जल्दी से लिखते रहिए, जो काम की चीज है वो लिखनी है। दिल्ली में कौन सी ऋतु? शीत ऋतु है, विंटर, शीत ऋतु। दिल्ली बहुत ठंडी हो गई भाई, दिल्ली बहुत ठंडी है। दिल्ली का तापमान, दिल्ली का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का तापमान क्या है बच्चों? 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कब? रात में, चंद्रमा। शीत ऋतु रात्रि का समय। ठीक है, 5 डिग्री, 5 डिग्री, 5 डिग्री, सब 5 डिग्री है। आसमान साफ। सर ये समझ नहीं आया, समझाया तो है ही नहीं, मैंने तो बताया है दिल्ली की हालत है। सर घाटी के तल में फिर तो कम लोग रहते होंगे। बिल्कुल तान्या जी, अगर आपके पास कोई और साधन नहीं है और आप बहुत ज्यादा गरीब नहीं है तो आप कोशिश करेंगे घाटी के थोड़ा ऊपर जाकर खेती करें और अपना घर वहीं बनाएं। ठीक है सर, ये समझ नहीं आ रहा। अरे भाई दिल्ली है, दिल्ली की भूमि, दिल्ली की भूमि। रात का समय दिल्ली 5 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 5 डिग्री सेल्सियस। सभी लोग क्लियर? रात को दिल्ली ठंडी होनी शुरू हुई, दिल्ली ठंडी होनी शुरू हुई। और कैसे ठंडी होगी? पार्थिव विकिरण। ठीक है, और वायु भी ठंडी होगी, यह भी ठंडा होगा। यह भी वायुमंडल का भी विकिरण होता है ना, वायुमंडल विकिरण। आपको बताया था कल ऊष्मा बजट में, वायुमंडल के पास 48 है, वो भी भेज देगा और पृथ्वी भी भेज देगी। ये बताइए एक्स और वाई में, एक्स और वाई में कौन ज्यादा तेजी से ठंडा होगा, हवा या धरती? कौन ज्यादा तेजी से ठंडा होगा, हवा या धरती? कौन ज्यादा तेजी से ठंडा होगा? सर एक्स ज्यादा तेजी से, लैंड ज्यादा जल्दी कूल करता है, तो 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा 4, 4 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह भी ठंडा होगा, यह भी ठंडा होगा। 5 4 3 2, यह भी ठंडा होगा। 5 4 3। आप समझ पा रहे हैं, तीनों ठंडे हो रहे हैं, लेकिन कौन तेजी से ठंडा हो रहा है? कौन सबसे तेजी से ठंडा हो रहा है? नीचे वाला सबसे तेजी से ठंडा हो रहा है, बीच वाला उससे कम मंद, और ये वाला सबसे कम गति से ठंडा हो रहा है। चलें ऊपर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मामला शुरू हुआ था 5 डिग्री से। रात को ठंडे हुए, भूमि ज्यादा तेजी से ठंडी होती है, ज्यादा तेजी से गर्म भी हो जाती, ज्यादा तेजी से ठंडी भी हो जाती है। सर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा होता है सर। तो मैं आपको उदाहरण दूं, मैं आपको उदाहरण दूं। आप में से कितने लोग को ऐसा हुआ है कि आप गर्मी की दोपहर में मंदिर गए हों, गर्मी की दोपहर में मंदिर गए हों, आपने चप्पल उतारी और मंदिर का जो वहां पे पत्थर हैं उन पे नंगे पैर जब चले तो एकदम पैर जले?
जले कि नहीं जले? आप भाग के जा रहे थे, फिर आपने देखा एक घास का क्षेत्र है, वहां खड़े हो गए। घास उतनी तेजी से गर्म नहीं होती, लेकिन वो पत्थर जो भूमि है, जो शैल है, एकदम गर्म हो जाते हैं। होते या नहीं होते? सच बताइए, अनुभव किया है कि नहीं किया? कहीं गए हो मंदिर में नंगे पैर, इतनी गर्मी होती, वहां पर एक जो है किसी तरह से वो कुछ छोटा मोटा कपड़ा वगैरह या बोरा लगा देते हैं कि उस पर पैर रख के जाइए। होता है या नहीं होता है? मजाक कर रहा हूं सर, मैं तो कभी मंदिर नहीं गया। कभी भी ऐसे भवन में गए हों, मस्जिद में गए हों, गुरुद्वारे में गए हों, कहीं भी गए हों, गर्मी में होता है कि नहीं होता है? लैंड बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। वहीं पर आप देखोगे, अगर वहां पर पानी का एक कुंड है, वो उतना तेजी से गर्म नहीं होगा। ये अंतर है भूमि और तरल में। भूमि जो है, रॉक्स, वो थोड़ा सा होते हैं, वो बहुत गहरी गर्मी नहीं होती, लेकिन सतह बहुत गर्म हो जाती है। और यहां पर क्या होता है, संवहन की जगह ज्यादा ऊष्मा ले लेते हैं। सभी लोग क्लियर हैं? सर छत पे भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। जहां भी यार आपके घर में अगर पत्थर हैं तो बहुत गर्म हो जाएंगे। तो उसी तरह से ठंडे भी होते हैं। अब शीत ऋतु में आ जाइए, शीत ऋतु में चप्पल उतारेंगे और मंदिर के सीढ़ियों पे चलेंगे, यार यहां बहुत ठंडा लग रहा है, लगता है कि नहीं लगता है? तो तेजी से गर्म होता है, तेजी से ठंडा होता है। तो कौन पहले ठंडा हो गया? 1 2 3। बच्चों, ऊंचाई के साथ तापमान को क्या हो रहा है? ऊंचाई के साथ तापमान को क्या हो रहा है? तापमान तो बढ़ रहा है। किसकी वजह से? विकिरण की वजह से। अलग अलग दर के विकिरण से नीचे ज्यादा तेजी से ठंडा हुआ, ऊपर भी ठंडा हो रहा है, लेकिन उस तेजी से नहीं हो रहा है। व्युत्क्रमण हो गया। मुश्किल तो नहीं किया मैंने? मुश्किल तो नहीं किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक ऐसा तापमान जिस पे जल वाष्प संघनित हो जाए, वाटर वेपर कंडेंस हो जाए, उस तापमान को क्या कहते हैं? किसी ने पढ़ा है ये एनसीईआरटी में? आपकी हवा में जलवाष्प है, वाटर वेपर है, अगर उसको ठंडा करेंगे तो वो कंडेंस हो जाएगा। एक तापमान पे होता है, वो कौन सा तापमान कहलाता है? कितने लोगों ने पढ़ा है ड्यू पॉइंट? ड्यू पॉइंट हिंदी में ओसांक बिंदु। ये क्या है? ये वो तापमान है जिस तापमान पर जल वाष्प, द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर कंडेंसेस, जिस तापमान पर जल वाष्प संघनित होता है, उस तापमान को क्या कहते हैं? उस तापमान को ड्यू पॉइंट ओसांक कहते हैं। सुना है या नहीं सुना है? सर मैंने कभी नहीं सुना, मैंने बता दिया आज। मोक्ष कभी भी मिल सकता है, बस विश्वास रखो। अगर हवा को ठंडा करेंगे तो एक तापमान के नीचे हवा कहां पर पहुंच जाएगी? उसके अंदर का जलवाष्प जो है, वो भाप जो है, वो बूंद बन जाएगा। उस बूंद को क्या कहते हैं? ओसांक। ओस की बूंद इसी तरह से सुबह सुबह कई जगह पर मिलती है या नहीं मिलती? आपने सुबह देखा कभी घास के ऊपर, पत्तों के ऊपर ओस जम जाती है। रात को क्या हुआ, इतना ठंडा हो गया कि जो वायु में जलवाष्प थी वो बूंद बन गई, उसे ओसांक कहते हैं। सर मैंने कभी नहीं सुना था, आज सुन लिया या नहीं सुन लिया? बहुत कठिन तो नहीं था? वो तापमान जिसके नीचे जलवाष्प बूंद बन जाएगा, पानी की बूंद बन जाएगा, उसे ओसांक कहते हैं। द टेम्परेचर बिलो विच, अंग्रेजी के लिए द टेम्परेचर बिलो विच वाटर वेपर विल कन्वर्ट इनटू वाटर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। समझ में आया? ठीक है सर। ये पता कैसे चलता है? आप और मैं जुबां केसरी करके पता नहीं करते। कौन करता है? मीटेरोलॉजिस्ट। अच्छा है कुछ वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ बकैती नहीं कर रहे। तो उन लोगों ने बताया कि भैया दिल्ली का ओसांक 1 डिग्री सेल्सियस है। उस दिन मौसम वैज्ञानिक ने कहा दिल्ली का ओसांक 1 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चों मुझे बताइए, इस रात में क्या होगा? जब दिल्ली 1 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाएगी, तो अगर आप सोकर उठेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? जल्दी से बताइए, मैंने क्या बनाया? आप सोकर उठे और आप हैरान हैं, दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में, जयपुर में सर कोहरा है। सबको समझ में आया कोहरा कैसे बनता है? सबको समझ में आया कोहरा कैसे बनता है? कोहरा ऐसे बनता है कि रात को तापमान इतना कम हो गया कि वायु में जितना जलवाष्प था वो बूंद बन गया। इस कोहरे को क्या कहते हैं? विकिरण कोहरा। मुश्किल तो नहीं किया? इस पे बहुत प्रश्न आते हैं। क्या यह कोहरा हमेशा बनेगा? अगर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस आ गया तो बनेगा, अगर 2 तक ही होता तो नहीं बनना था। समझ में आया? क्लियर है? 2 सिद्धांत समझ में आए?
नया सिद्धांत है, एनसीईआरटी में नहीं क्लियर होता है। सर उसांक बिंदु अलग अलग जगह चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, मौसम वैज्ञानिक बताएगा। उसांक बिंदु हवा की आर्द्रता पर डिपेंड करता है, हवा के वैसे तापमान पर डिपेंड करता है, बहुत सारे कारक होते हैं सर। बट ये डेली क्यों होता है अनु जी? अगर डेली ये हो गया कि हवा जो है दिन में गर्म हुई तो उसमें जलवाष्प है, रात में अगर ये हो गया तो है। जब तक आप बताइए कौन से मौसम की बात कर रहा हूं? शीत ऋतु की बात कर रहा हूं। कितने लोग उत्तर भारतीय लोगों को पता है कि सर विंटर में तो सूरज आता ही नहीं, सूरज दिखता ही नहीं है। अगर सूरज नहीं दिख रहा है तो कुहासा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? ठीक है, राजेश भैया लिख रहे हैं कि आज बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अरे बहुत अच्छा, तुम लोग स्पेक्ट्रम पूछते हो हैं, उसके बाद बहुत अच्छा। उसके बाद ये भी लिखता है मास्टर जी आज बता नहीं रहे, कल पढ़ के बताएंगे। अच्छा चलिए, हमें तो ये नहीं समझ में आया, एक साल के लिए आपने प्रण लिया कि जो भी हमें केजीएस करवाएगा यार आईएएस बनना है, आप बैठ के टीचरों का ही मूल्यांकन कर रहे होते हैं। एक छात्र ने ऐसे ही लिख दिया, मैंने पहले भी बोला, पहले भी तुलना हुई है। अभी किसी ने कहा कि सर आपने कहा 8 से 18 किलोमीटर तक होता है और औसत ऊंचाई शोभ मंडल की 13 होती है। खान सर ने कुछ और ऊंचाई बताई थी। अरे भैया खान सर भी तो अपने सिद्धांत भी बता रहे होंगे, उस ऊंचाई में एनसीईआरटी से पढ़ लो। क्या दोनों टीचर गलत थोड़ी बताएंगे भाई? हम लोग क्यों अलग अलग बताने की कोशिश करेंगे? कोई टीचर ऐसा नहीं कर रहा है। आप उसमें उस विचार को नहीं ले रहे। आपके पास एनसीईआरटी भी होती है, हर जगह लिखा है औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, 8 से 18। मैंने कहा भाई 8 ऐसी कोई लाइन नहीं है, ऊपर नीचे हो सकती है। बैठे तुलना करें। आज मास्टर जी सही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले गलत पढ़ा रहे थे। इससे पहले वो जो विश्व भूगोल, आधे लोग तो सर एटलस है नहीं हमारे पास इसलिए आप गलत पढ़ा रहे हो, कुछ भी। चलिए, तो 2 हो गए, अब तीसरे पर आते हैं। और अभी भी एक ऐसे होंगे सर नोट्स डिक्टेट नहीं करा रहे, काहे का सही पढ़ा रहे हैं। तो अगर तुम्हारे चक्कर में चले तो भाई यूपीएससी कहां से करेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब हम दिल्ली छोड़ चुके, हिमाचल भी छोड़ चुके, कहां चल रहे हैं? कनाडा चलेंगे मेरे साथ? कनाडा चलते हैं। कनाडा में शीत ऋतु। सर कनाडा कहां है? हम कनाडा में बच्चों, कनाडा में यहां पर इसका आइलैंड है वैंकूवर। ये बच्चों 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। यहां पर कौन सी हवा चलती है? सर पछुआ पवनें चलती हैं। चलती हैं कि नहीं चलती हैं बच्चों? तो मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं यहां पर हूं, मैं इस क्षेत्र में हूं। सबको समझ में आ रहा है? या तो मैं वैंकूवर आइलैंड में हूं, मैं इन क्षेत्रों में हूं। मेरे पास कौन सी पवन आ रही है? जल्दी से बताइए कौन सी पवन आ रही है? सर पछुआ पवन है। इस पवन में नमी है, कोई बताएगा क्यों है? इस पवन में नमी है, कोई बताएगा क्यों है? जल्दी से बताइए। इसमें नमी क्यों है? चलिए सागर से आ रही है, इसमें क्या बड़ी बात है? अच्छी बात है। कौन सा मौसम है बच्चों? शीत ऋतु। अगर ग्रीष्म ऋतु होती तब भी नमी होती। कौन से मौसम में ज्यादा नमी होगी? शीत ऋतु में या गर्म? सागर से हवा आ रही है वो तो ठीक है भाई, नमी आपने बहुत सही सोचा, बट मौसम से भी अंतर पड़ेगा ना। किस मौसम में ज्यादा होगी? किस मौसम में ज्यादा नमी होगी? सर गर्मी में ज्यादा नमी होगी। क्यों गर्मी में ज्यादा नमी होगी? सर तापमान बढ़ेगा ना सर, उससे वाष्पित होगा। सब लोग समझते हैं जब तापमान बढ़ता है तो उससे वाष्पीकरण ज्यादा होता है। तो कौन से मौसम में नमी ज्यादा होती है? जल्दी से बताइए कौन से मौसम में नमी ज्यादा होगी? गर्मी में या सर्दी में? सागर के ऊपर से हवा आ रही है, हवा को नमी आएगी। कहां से आएगी? नीचे से वाष्पित हो रहा है। कौन से मौसम में ज्यादा होने वाला है? सर गर्मी में ज्यादा होगा। मुश्किल तो नहीं है। अब किसी बच्चे ने डाउट पूछा, सोचिएगा, लॉजिक लगा के बताइएगा कि क्यों ये डाउट वो सॉल्व नहीं कर सका। सर
एनसीईआरटी में लिखा है कि विषुवत रेखा पर ज्यादा नमी पाई जाती है और ध्रुवों पर कम नमी पाई जाती है। कौन मुझे उत्तर बताएगा? मुश्किल है क्या ये? विषुवत रेखा के जो क्षेत्र हैं वहां ज्यादा नमी होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों पर कम नमी होती है। यही सिद्धांत लग रहा है कि नहीं लग रहा है? विषुवत क्षेत्र क्या है? गर्म है। गर्म है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। आप घर में पानी उबालते हैं, जितना ज्यादा आंच खोलिएगा उतना ज्यादा बच्चे वाष्पित होगा कि नहीं होगा? ठंडे पानी में वाष्पीकरण कम होगा। तो बताइए ये मुश्किल था? सर इक्वेटर पर ह्यूमिडिटी इज मोर एंड पोल पे ह्यूमिडिटी इज लेस, एनसीईआरटी ये कह रही है। सर कैसे हो सकता है भाई? थोड़ा तो एक तो ये बात ये है कि एनसीईआरटी गलत क्यों बताएगी? एनसीईआरटी तो किसी ने चिलम चला के तो नहीं लिखी ना, सोच के लिखी। लोग पढ़ेंगे, बात करेंगे, तो आप अपना दिमाग लगाएंगे कि विषुवत रेखा गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही हैं और लंबवत पड़ रही हैं, परपेंडिकुलर पड़ रही हैं, थ्रू आउट द ईयर पड़ रही हैं। तो उस क्षेत्र में क्या होती है? गर्माहट बढ़ जाती है, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। और ध्रुवों पर क्या है? वहां पर तापमान कम है, इवेपोरेशन कम होगा। तो पूछ रहे हैं सर वहां पे नमी क्यों है? कम है। तो भाई सीधी सी बात है, वहां नमी कम है, ठंडा है। अच्छा एक बात बताइए, अब इसी सिद्धांत पे एक और प्रश्न पूछ रहा हूं। अभी ये पछुआ पवन है। पछुआ पवन, अगर पछुआ पवन के रास्ते में अगर पर्वत आ गए, कौन से पर्वत है यहां पर? कौन बताएगा मुझे? कौन से पर्वत है यहां पर? कौन बताएगा? विच माउंटेन रेंज इज हियर? यहां पर कौन सा है? रॉकीज है सर। अच्छा रॉकीज से जब ये हवा टकराएगी तो ऊपर जाएगी और बारिश होगी। कौन सी वर्षा? पर्वतीय वर्षा। याद है? पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेन ऐसे होती है। अब मुझे बताइए, सभी लोग कॉन्सेप्ट लगाना है, लॉजिक लगाना है। ज्योग्राफी सिर्फ लॉजिक पे चलती है। जो भी इलॉजिकल वाले हैं, जो रट रट के पास होने के सोच रहे हैं, वो यूपीएससी के 15 सवाल गलत करने के चांस करने वाले हो। पीटी में 15 सवाल केवल लॉजिक के हैं। मुझे बताइए, कनाडा में पछुआ पवनों से बारिश होने वाली है। कौन से मौसम में बारिश ज्यादा होगी? गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में? लॉजिक। हवा आ रही है, पर्वत ऊपर गई, पर्वतीय वर्षा बन गई। कौन से मौसम में वर्षा ज्यादा होगी? गर्मी में बारिश ज्यादा गिरेगी या सर्दी में? सर गर्मी में ज्यादा गिरेगी। क्यों गिरेगी? सर क्योंकि हवा में ज्यादा नमी है। जब उसके बादल बनेंगे तो उनमें भी ज्यादा नमी होगी, ज्यादा पानी ज्यादा बारिश। सिंपल, मुश्किल तो नहीं किया, इतना सिंपल है। मैंने कहा मौसम विज्ञान, अगर मौसम वैज्ञानिक से पढ़ लो तो उसके बाद कोई वो नहीं रहता। बट हाँ, अगर आप ये करना चाहते हैं, शिक्षक का भी मजाक उड़ाएं, सर कल बताइएगा, तो कल भी देख लेंगे। चलिए यहां पर लिखेंगे अभिवहनीय व्युत्क्रमण। एडवेक्शन इन्वर्जन। सर गर्मी में ज्यादा नमी से ज्यादा बादल से ज्यादा पानी, सर्दी में कम नमी। बहुत अच्छी बात है, सब तो समझदार हैं यार। चलिए, तो कहां पर हूं मैं? कनाडा में हूं। कनाडा में अगर आपको याद हो तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? वेस्ट में ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, सास्कचेवान। याद है? मैंने आपको ये बताए थे, प्रेरी प्रांत। तो मैं यहां पर हूं। कहां पर हूं बच्चों में? मैं कनाडा में हूं। ये प्रशांत महासागर, ये कनाडा। ठीक है। कौन सा मौसम? शीत ऋतु। एक्स और वाई दोनों जगह सर्दी है, दोनों जगह सर्दी है। मुझे बताइए दोनों जगह में कौन सी जगह ज्यादा ठंडी होगी? है तो सर्दी का मौसम, लेकिन ठंडा कौन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा ठंडा होगा? प्रेम प्रकाश जी पूछ रहे हैं कनाडा में सर ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती, तो हमारे यहां ग्रीष्म ऋतु में क्यों नहीं होती?
तो मैंने नहीं कहा कनाडा में ग्रीष्म ऋतु में होती है, मैंने कहा कनाडा में ग्रीष्म में भी होती है, शीत में भी होती है, किसमें ज्यादा होगी। मेरी बातों को गलत मत घुमाइए। और भारत में सर ग्रीष्म में क्यों नहीं होती, कौन सा नशा करते हो भाई, भारत में ग्रीष्म में होती है, आपके ग्रीष्म में भी बारिश हुई है। जबरदस्ती का प्रश्न बनाएगा। मास्टर जी ने कहा नहीं सर कनाडा में ग्रीष्म होती है, अरे भाई कनाडा में पूरे साल होती है बेटा, ग्रीष्म में भी होती है, शीत में भी होती है। गलत बात अगर घुमाओगे मास्टर जी की तो गलत ही समझोगे। चलिए, तो ये ठंडा है, अधिक ठंडा है, ये सापेक्षिक रूप से गर्म है, बट है तो सर्दी ना, है तो सर्दी। तो यहां पर तापमान है 2 डिग्री सेल्सियस और यहां पर तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस। चलेगा? सर्दी में दोनों ठंडे होंगे, लैंड भी ठंडा होगा, पानी भी ठंडा होगा। कौन ज्यादा ठंडा होता है? सर कनाडा ज्यादा ठंडा होता है। समझ में आ गया? तो यहां पर कितना तापमान है बच्चों? 2 डिग्री सेल्सियस और यहां पर कितना है? 8 डिग्री सेल्सियस। अब प्रशांत महासागर से पवनें आ रही हैं, लेकर आऊं पवनों को। ये आ गई पवन। बच्चों बताइए पवन का तापमान कितना है? सागर से जो पवन आ रही है उसका तापमान कितना है? सर ये तो 8 डिग्री सेल्सियस है। ये 8 डिग्री सेल्सियस अगर भूमि पर आई तो उसके संपर्क में आने से ठंडी होगी या नहीं होगी? 8 डिग्री क्या हो जाएगा? ठंडी होकर क्या हो जाएगा? हवा तो 8 डिग्री सेल्सियस की है, लेकिन नीचे 2 डिग्री सेल्सियस है। जब दोनों संपर्क में आएंगे, चालन होगा ना, तो गर्म से ये ठंडा होने लगेगा। ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस। ये भी होगी, ये हो जाएगी 6 डिग्री सेल्सियस। यहां तक कोई प्रभाव नहीं गया, 8 डिग्री सेल्सियस। सभी लोग क्लियर? गर्म हवा आई ना, ये सापेक्षिक रूप से गर्म भी है और इसमें नमी भी है। सर आप मजाक कर रहे हैं, सर 8 डिग्री सेल्सियस कैसे गर्म होता है? 8 तो बहुत ठंडा होता है। बच्चे सापेक्षिक ध्यान दीजिए, 2 के मुकाबले 8 गर्म है, 2 के मुकाबले 8 गर्म है। सागर कभी भी लैंड जितना ठंडा नहीं होगा। सर्दी में भूमि ज्यादा तेजी से ठंडी होगी तो भूमि रातों रात क्या होगी? 2 डिग्री सेल्सियस हो गई। लेकिन हवा जो आ रही थी वो 8 डिग्री सेल्सियस आ रही थी। जब हवा भूमि के संपर्क में आई वो भी ठंडी होगी, 8 की 4 हो जाएगी। ये भी थोड़ी ठंडी होगी और थोड़ी गर्म होने लगेगी यहां पर। तो ये 6 और ये 8। मुश्किल तो नहीं है। अब ऊंचा चले, ऊंचाई के साथ क्या हो रहा है? सर तापमान तो बढ़ रहा है। तापमान के बढ़ने को क्या कहते हैं? इन्वर्जन, व्युत्क्रमण। किस वजह से हुआ? हवा के ऐसे चलने से। क्षैतिज चलने को क्या कहते हैं? अभिवहन। संवहन और अभिवहन बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, 8 डिग्री की हवा यहां पर आ रही है और यहां पर 2 डिग्री है। अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे ईमानदारी से तो आपको लगे यार ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर नीचे बहुत ठंडा है और हवा उसके ऊपर गर्म आ गई तो यार ये तो हवा को ठंडा करेगा, हवा को ठंडा करेगा। लेकिन ऊपर की हवा को तो ज्यादा ठंडा नहीं कर पाएगा, ऊपर की हवा वैसी ही रहेगी और नीचे के स्तरों में तापमान। और तापमान देख लीजिए आपके सामने गणितीय रूप से वैल्यूज लिख दी हैं यहां पर। ठीक है, क्लियर है? अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मौसम वैज्ञानिक ने कहा इस समुद्री हवा का ओसांक। सर ये बहुत मुश्किल है सर, ओसांक समझ नहीं आया। अरे भाई जिस तापमान पे इसके अंदर की नमी वापस बूंद बन जाएगी, इसका ओसांक 2 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर ये हवा कनाडा में आ गई तो ये क्या हो जाएगी? हवा क्या बन जाएगा? कोहरा। जब गर्म नम हवा ठंडी सतह के ऊपर आती है, गर्म नम हवा ठंडी सतह के ऊपर आती है तो वो कोहरा बन जाती है, ये बन जाएगी कोहरा। बट क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है?
उसांक से नीचे होना चाहिए। किसी छात्र ने कहा सर लैंड का भी तो तापमान बढ़ेगा। हाँ बेटा बढ़ जाएगा, 2 की जगह 3 हो सकता है, बिल्कुल बढ़ेगा। बट यहां पर विकिरण हो रहा है ना, रात को और ठंडा होता जा रहा है और सूरज आ नहीं रहा है। ठीक है, ये आपने लिखे थे। 3 तरह के व्युत्क्रमण समझ में आए। क्या आपको कोहरे बनने का सिद्धांत आ गया? कोहरा कैसे बनता है सभी को क्लियर हो गया। हवाएं समझ में आ गई, घाटी समझ में आ गई। आज मैंने कहा बहुत सारे सिद्धांत लेकर आऊंगा। ठीक है, कनाडा देखना चाहते हैं? ये कनाडा की नदी का एक पुल है। कनाडा की नदी का एक पुल है। ये पानी नहीं है बच्चों, ये वो हवा है जो समुद्र से आ रही है इस पुल पर। और वो हवा जैसे ही आती है, नीचे ठंडा होने के कारण हवा क्या बन रही है? कोहरा। ऊपर के वायुमंडल में देखेंगे, ऊपर का वायुमंडल साफ है, क्योंकि ऊपर क्या तापमान है? ऊपर तापमान 4, 6, 8 है, लेकिन यहां पर 2 है। तो निचली हवा क्या होगी? जैसे जैसे आएगी, दिख रहा है कोहरे के बादल, ऐसे बनता है कोहरा। सर ये तो मैंने पहाड़ों पर भी देखा है। बिल्कुल देखा होगा, पहाड़ों पर भी घाटी के नीचे बहुत ठंडा, तो जब हवा चलेगी नम हवा, वो सारी की सारी। और ये सारा का सारा पुल बंद है। इस पुल पे ट्रैफिक चलता है और इस समय में विजिबिलिटी कम हो जाती है। आपने सुना है कोहरे की वजह से बहुत सारे वायुयान रुक जाएंगे, सड़कें, रेल रुक जाती है, गाड़ी रुक जाती है। कनाडा में पूरा का पूरा विंटर, वैंकूवर में चलना मुश्किल है। वैंकूवर शहर कोहरे की चादर में रहता है। सभी लोग को समझ में आया? सर हमको समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने कहा ये सारी की सारी चीजें जो आपको बता रहा हूं, थ्योरी में नहीं बता रहा हूं, थ्योरी में नहीं बता रहा हूं। जब हम लोग पानी के जहाज को चला रहे होते हैं, पानी के जहाज को चला रहे होते हैं, तो अक्सर एक कोहरा आ जाता है। सागर में हूं, अक्सर एक कोहरा आ जाता है। उस कोहरे में कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है, और कई और जहाज होंगे और जहाज आपस में टकरा सकते हैं। जहाज आपस में टकराएंगे और अगर उन जहाजों में तेल है, केमिकल है, वो सारा रिसाव जल में हो जाएगा। तो मुझे बताइए, मुझे सिखाया जाएगा कि नहीं कोहरे में किस तरह से रडार को यूज करके अपनी जगह और दूसरे की जगह ध्यान रखनी है। कोशिश करनी है कोहरा जहां हो वहां बचें, लेकिन अगर आ गया तो उससे भी जिएंगे। कई बार ऐसा होता है 2-2, 3-3 दिन तक हमें कुछ दिखाई नहीं देता, जहाज चल रहे हैं, सिर्फ रडार पे चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें व्यवहारिक चीजें हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं और बारंबार पढ़ते हैं, भाई 1-2 बार पढ़ेंगे तब तो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, एक कह रहा सी पोल्यूशन होगा अगर एक्सीडेंट होगा, अभी हम करने नहीं वाले। ठीक है, सभी लोग क्लियर? तो विश्व भूगोल क्या होता है? विश्व भूगोल में तो बताना है, यहां पर देखो ये देश है, ये देश है, इनकी राजनीति, ये इनके संबंध, सिद्धांत हैं ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जो लोग मजे मजे में कुछ भी कह जाते हैं। सर इंडिया में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी एरिया में ऐसा ही होता है। तो पहाड़ी एरिया घाटी ठंडी है, अगर उसमें नम हवा आ गई तो नमी अगर उसांक के नीचे गई तो एकदम आ जाएगा। वापस आते हैं, क्षोभ मंडल, आशा है आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया होगा। इसमें नहीं फंसेंगे कि सर कितना है, ये 10 से 13 के करीब है। अगर कोई किताब 11 लिख रही है, 12 लिख रही है, तो केस मत करिएगा। एक सर ने ये पढ़ा है, एक सर ने ये पढ़ा है, इसलिए मैं फेल हो गया। अरे भाई ऐसा नहीं होने वाला है, समझ में आया? यहां पर तापमान बदल जाएगा। वैसे भी हमने कहा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, वहां 18 है, तो बदल सकता है भाई अलग अलग ऊंचाई पर। यहां पर क्या होगा? तापमान का व्युत्क्रमण हो गया। अब तो सबको समझ में आ गया व्युत्क्रमण क्या होता है। फिर यहां पर गिरने लगा। अब सवाल ये आता है, ये जो आखिरी मंडल है, सर ये तो बताया नहीं, इसमें तो अरोरा है और आयन मंडल है कि नहीं? सर आज पहली बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। देखिए कल्पना करेंगे तो सब आएगा, कल्पना आप करते नहीं, बस आपको ये लगा कि खान सर ने हम सब के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक ढूंढे और एक बहुत कम कीमत पर सर ने हमें कोर्स उपलब्ध कराया। आपने सर की पूरी बात सुनी नहीं। 1 साल जो लगेगा अपना सपना पूरा करूंगा। और इसमें बीच में चरमरा रहा है कि सर एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी, सारा पेज पढ़ना होगा। तो सर की बात पूरी सुनिए, इस पर आ जाए। इसको नहीं देखा है सर, ये थर्मोस्फियर क्या होता है? सर थर्मोस्फियर क्या होता है? आयन मंडल बना कैसे? और ये ऑरोरा क्या होता है? ऑरोरा क्या होता है बच्चों? सचिन अरोरा नहीं, ऑरोरा। ऑरोरा मतलब एक तरह का प्रकाश, सुंदर प्रकाश। ठीक है सर, हैंडपंप का वाटर गर्म क्यों है? ममता कुमारी जी प्रश्न पूछ रही। ममता जी कौन सी क्लास में आना हुआ बच्चे? हैंडपंप का क्या चावल वावल उबाल रही हो क्या? हैंडपंप का पानी गर्म आ रहा है। ठीक है राजन जी, थोड़ा सा किताब पढ़ेंगे, अगर अचानक आ जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे पता है अधिकांश छात्र जो है समझते भी हैं और वो जानते हैं क्लास में 2 ही लोग हैं, बाकियों का तो
अब सोचिए ना, सर हैंडपंप में पानी गर्म क्यों आता है? आगे बढ़े। तो भाई ये हो गया शोभ मंडल, शोभ सीमा, ये हो गया समताप मंडल, ये हो गया 50 किलोमीटर पर, और 80 किलोमीटर पर आ गया मध्य मंडल। तो मध्य मंडल तक खत्म। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है बच्चों? सममंडल होता है। इसके ऊपर क्या होता है? विषम मंडल। तो यहां पर क्या है? मॉलिक्यूल है। किसका? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन। ठीक है। यहां मॉलिक्यूल है भी या नहीं है? बहुत कम है भाई। यहां पर सारे। सो वायुमंडल कहां पर है? अधिकांशतः तो यहीं पर है। ठीक है। आपको बताना चाहता हूं, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। पृथ्वी का 50% वायुमंडल, 50% वायुमंडल 5.5 किलोमीटर ऊंचाई तक खत्म हो जाता है। 50% 5.5 किलोमीटर में। ठीक है। 90% 16 किलोमीटर की ऊंचाई पे खत्म। 16 किलोमीटर लगभग यहीं पर है। तो कितना प्रतिशत वायु की गैसें यहां पर है? 16 ही है। 99% 32 किलोमीटर में खत्म। तो बच्चे यहां तक कितना हो गया? कितनी गैसें हो गई? 99%। तो मुझे बताइए 80 के ऊपर गैसें हैं या नहीं है? 80 के ऊपर गैसें हैं या नहीं है? सर बहुत कम हो गई हैं, बहुत ज्यादा कम हो गई हैं। तो एक आध मॉलिक्यूल इधर उधर है भाई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बहुत कम। पहला तो ये समझे, हां या ना? सबको समझ में आ गया? गैसें अपने भार से नीचे ही रहती हैं, नीचे ही रहती। 99% वायुमंडल तो यहीं पर है। 32 में मामला खत्म। और आप और ऊपर आ जाइए 50 में। 50 किलोमीटर में 99.9% मामला ही खत्म है, गैस ही नहीं है। ठीक है। तो ऊपर कितनी गैस है? सर बहुत कम है। इसको क्या कहा जाता है? SPARSE, स्पेर्स एटमॉस्फियर। स्पार्स हिंदी में क्या कहते हैं? विरल। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वायुमंडल कितना कैसा हो जाता है? विरल हो जाता है, गैसें बहुत कम रह जाती। यहां तक क्लियर? तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चे यहां पर ऑक्सीजन का एटम होगा, यहां पर नाइट्रोजन का एक एटम मिल सकता है? मिल सकता है? मिल गया। अब थोड़ा सा विज्ञान पढ़ाना चाहता हूं, चले थोड़ा सा विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है। इन एटम पर कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? कोई बताएगा मुझे? सर ये लाल दिखाएं क्या है? कोई बताएगा ये क्या आ रहा है एटम पर? एटम पर कुछ आ रहा है, इसको मैं लिख रहा हूं H न्यू। कौन बताएगा मुझे ये क्या है सर? सूर्य तप। ये क्या है? विकिरण। विकिरण क्या होती है? ऊर्जा। सभी लोग मेरे साथ? ऊपर गैस ज्यादा नहीं है, कुछ अकेले अकेले परमाणु घूम रहे हैं। एटम्स आर देयर, और उन एटम्स पर कौन आकर लग रहा है? विकिरण आकर लग रहा है। सब लोग मेरे साथ? सब लोग मेरे साथ साइंस की क्लास में चलेंगे? चलेंगे मेरे साथ साइंस की क्लास में? क्या है ये? थोड़ी देर साइंस की क्लास। सर ये कार्बन है, बीच में क्या होता है? सर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और बाहर क्या घूम रहा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। स्कूल में पढ़ा है ये? सभी लोगों ने स्कूल में पढ़ा है? हाँ या ना? सभी लोगों ने ये स्कूल में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ या ना? ये देखो एक बताने के लिए, प्लैंक्स कांस्टेंट। निशु भैया डराओ मत, छठी वाले बच्चे प्लैंक कांस्टेंट बता रहा है यार। पढ़ा या नहीं पढ़ा? बीच में ये है और ये। क्या आप जानते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? 6 प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों सर? तभी जाके एटम न्यूट्रल रहता है। तो जितने प्रोटॉन जो पॉजिटिव होते हैं
उतने ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। यहां जानते हैं इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में रहते हैं, ये भी जानते हैं, ठीक है। तो ऊपरी वायुमंडल में ऐसे ऑक्सीजन का एटम होगा, ऑक्सीजन का एटम होगा। सभी लोग ये लिखना नहीं है, अब समझना है, थोड़ी देर को किताब साइड में रख लीजिए, दिमाग लगाना है, ठीक है। अब इस पर क्या आने वाला बच्चों, इस पर क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा। सूर्य का प्रकाश मतलब ऊष्मा आएगी। तो वो किसको प्रभावित करेगा सर, वो केंद्रक में आएगा, न्यूक्लियस में आएगा। न्यूक्लियस को क्या करेगा, अभी ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है बच्चों, इसको कहते हैं वाइब्रेशन। ये हिल रहा है तो ये तेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बहुत तेज हिलने लगेगा। किस वजह से, किस वजह से सर, ऊष्मा आ गई। सो ऊष्मा मैंने आपको बताया था ना, ऊष्मा एक तो तापमान बढ़ा सकती है, नहीं तो मोशन बढ़ा सकती है। तो बच्चों न्यूक्लियस को क्या होगा, कौन लिखेगा, न्यूक्लियस का आंसर बताओ, समझ में आया न्यूक्लियस क्या करेगा। एक कह रहा सर समझ नहीं आया, अबे ये तो सिर्फ एटम बनाया। न्यूक्लियस को क्या होगा बच्चों, सर उसमें ऊष्मा आएगी, वो गर्म नहीं होगा बट उसके वाइब्रेशन तेज हो जाएंगे, हो जाएंगे। हो गया, सूर्य आया, कुछ मॉलिक्यूल्स को टकराया, कुछ एटम्स को टकराया, उनके न्यूक्लियस को क्या कर देगा, हिला देगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। वाइब्रेशन किसका सूचक है, ऊष्मा का सूचक है। तो इसकी एनर्जी बढ़ा दी, किसने बढ़ाई, इंजेक्शन, किसका इंजेक्शन है, सूरज का, खत्म। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कौन बताएगा, स्कूल में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो तो क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से कूद के दूसरी कक्षा में चला जाता है। चला जाता है कि नहीं चला जाता है, चला जाता है। कितने लोगों को यह पता है, स्कूल वाली बात, स्कूल वाली बात लेकर आता हूं। ये क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये क्या है, न्यूक्लियस। ये तो भैया तेजी से हिलने लगा क्योंकि ऊष्मा आ गई। और ये क्या है, ये कक्षा है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरी कक्षा। अगर ऊष्मा इसको लगी तो क्या हुआ, यहां तो वाइब्रेशन बढ़ गया, समझ में आया। सो न्यूक्लियस का क्या होगा, तेज हिलना शुरू करेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा, इसलिए उसकी ऊष्मा बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन कौन बताएगा मुझे, इलेक्ट्रॉन पर जब ऊष्मा आएगी तो क्या होगा। कितने लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि सर इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजित, उत्तेजित का मतलब एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटमेंट में क्या करेगा, वो अपनी कक्षा छोड़ देगा। इस कक्षा को पी कहते हैं, इसको छोड़कर दूसरी में चला जाएगा, इसमें आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या आया है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, एच न्यू, ये क्या कहते हैं, प्रकाश, एसपीडीएफ। अच्छा सर ये एस कर दें, इसको एस दे देते हैं, एस के बाद वो किस में चला जाएगा, पी में चला जाएगा। सर मुझे तो समझ नहीं आया, आज ही मोक्ष मिल रहा है। स्कूल में 8वीं या 9वीं में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, सच बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊष्मा दी जाती है वो कूद कर ऊपर चला जाता है, उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड होता है ना, होता है सर। निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है, ये मुन्नीलाल जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, निम्न से उच्च में चला जाता है, चला गया। अगर और ऊर्जा दीजिएगा, और ऊर्जा अगर आती ही रहती है तो क्या होगा भाई, ये इसको भी छोड़ देगा, ठीक है। पिताजी जो है रोज गरियाते हैं, पिताजी रोज गरियाते हैं कि भैया तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। एक दिन तुम सोचे हम जा रहे हैं, चाचा जी के पास चले जाते हैं। चाचा जी देखिए हम पूरा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन पिताजी रोज गरिया रहे हैं हमको, ठीक है। फिर आप जब क्लास किए, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, चाचा जी को भी समझ आ गया कि आप एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ते हो, चाचा जी भी गरिया दिए। अब कहां जाओगे, चाचा जी भी छोड़ के चले गए, अब चाचा जी का भी घर छोड़ दिए। पिताजी गरिया रहे थे कि सिर्फ क्लास में जुमा केसरी करते हो,
खुद कुछ नहीं पढ़ते हो। चाचा जी भी बोले बेटा तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, 2 बार गरिया दिए गए, अब हम जा रहे हैं संन्यास लेने, हिमालय चले जाएंगे। अब तुम तो हिमालय चले गए, घर का एक सदस्य कम हो गया कि नहीं। अब पिताजी भी दुखी हैं, चाचा जी भी दुखी हैं कि यार अब जब इससे नहीं हो रहा था तो इतना कह देता, फालतू में जो IAS का खेल मचाए हुए था। अगर हिमालय जाना है वैसे बता देते, हम भेज देते, है कि नहीं। तो अब क्या हुआ, ये चचा चले गए हैं घर छोड़कर, लेकिन क्या इसका संतुलन बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया। प्रोटॉन की संख्या अब ज्यादा हो गई कि नहीं। सामान्यतः प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन होता है ना, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, जल्दी से बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो एटम में प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। इसको क्या कहा जाएगा, आयन। समझ में आया आयन कैसे बनता है। कितने लोगों को समझ में आया कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में आयनीकरण हो रहा है। आयनीकरण कहां हो रहा है, जहां ऑक्सीजन की परत है, नाइट्रोजन की परत है, परत नहीं है वो कहने की बात है, कुछ कुछ कण हैं, उनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे हैं। आयनीकरण समझ में आया कि नहीं आ गया। अरे तेरी, एक लिख रहा है सर फिजिक्स डीप मत बताइए। बताइए कौन सी क्लास में बताया गया ये, कौन सी क्लास में, जो लोग ईमानदारी से स्कूल पढ़े बताइए कौन सी क्लास में पढ़ाया गया। कह रहा फिजिक्स डीप में मत जाइए, जल्दी से बताइए। जो साइंस के छात्र हैं, ये जो फिजिक्स डीप लग रहा है जिसको, कौन सी क्लास में पढ़ाया गया, जल्दी बताइए। कि ऐसे एनर्जी आती है और वो अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी में चला जाता है। मेरा बेटा 8वीं में आजकल पढ़ रहा है ये, सर ये 8वीं 9वीं में, कह रहा फिजिक्स डीप। इसको लग रहा है अरे सचिन सर आज PhD करा रहे हैं। चाचा PhD बहुत बड़ी चीज होती है, इसीलिए जैसे ही सुने अरे IAS बन रहे, चलो रे भर्ती ले लो IAS हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा यार, ऐसे थोड़ी हो जाएगा यार। 8वीं का तो पढ़ोगे, स्पेक्ट्रम पूछते हो इतना तो पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं होता है। ये जब चाचा जी के पास गया तो चाचा जी ने कहा सुनो बेटा, पिताजी तो बस यही चाहते हैं ना कि जो तुम क्लास में पढ़ते हो उसको एक बार दोहरा लो। पिताजी का भी वही सपना है जो तुम्हारा सपना है, तो काहे लड़ते हो, है ना। अच्छी बात तो यह है कि वापस घर जाओ, अपना स्टडी रूम है उसी कमरे में पढ़ो मजे से, है ना, उसी कमरे में पढ़ो। और जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसके साथ NCERT भी पढ़ लो। मास्टर जी तो रोज ही यही कह रहे हैं। आपको भी बात समझ में आई कि भाई हमको भी IAS बनना है, पिताजी भी चाहते हैं IAS बने, वो तो हमारे साथ हैं, हमारे मास्टर जी भी हमारे साथ हैं, ये कोई हमारे दुश्मन तो है नहीं। तो बोले चाचा जी आप ठीक कह रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहां क्या थे, हम उत्तेजित थे, तो हम वापस जाएंगे। लेकिन जाने में तो माल लगा था ना, एनर्जी लगी थी। अब जब मैं वापस आऊंगा ऊपर की कक्षा से, जब वापस आता हूं तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उस एनर्जी को मैं वापस छोड़ दूंगा, और वो किस रूप में दिखाई देगी, प्रकाश के रूप में। कुछ इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए चले जाएंगे, वो क्या करेंगे, आयन बनाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन सुधर कर वापस आ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, आयन तो नहीं बनाएंगे लेकिन प्रकाश छोड़ेंगे। कौन बच्चा मुझे बता सकता है उस प्रकाश की मैंने चर्चा की है, किसकी बात हो रही है, कौन सा प्रकाश है वायुमंडल में जो दिखेगा, जल्दी से बताइए। सर ये तो हम केमिस्ट्री में पढ़े थे सर। एक बोला सर इतना डीप फिजिक्स में काहे करा रहे। एक दो बच्चा बोला सर ये तो फिजिक्स है भी नहीं, इसको तो ये भी नहीं पता विषय कौन सा, सर ये तो केमिस्ट्री में करे थे। अच्छी बात है यार, देखिए हम बोले समझ में, सर यही तो ऑरोरा होता है। तो कितने लोगों को बात ही बात में समझ में आ गया कि आयन कैसे बने। सूर्य आया और सूर्य ने न्यूक्लियस को तेजी से हिलाया, उसमें ऊष्मा भर दी, उसको क्या कहा, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर मतलब सूर्य का थर्मल जो है ताप का प्रभाव हो गया, उस क्षेत्र को, उस वायुमंडल को क्या कहते हैं, थर्मोस्फीयर कहते हैं। और थर्मोस्फीयर में इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो उसको क्या कहा गया, आयन बन गया। और अगर सुधर के वापस आ गया, घर का बुद्धू लौट के आया, तो वो क्या बन गया, सुंदर प्रकाश, ऑरोरा बन गया। ये देखिए सूर्य का प्रकाश आया, ये इलेक्ट्रॉन नीचे की कक्षा में, ये उछल के कहां चला गया, ऊपर की कक्षा में चला गया, जोश में आ गया, चाचा जी के यहां आ गया, ठीक है। लेकिन फिर समझ में आया नहीं मुझको वापस जाना चाहिए, तो ये वापस आएगा तो क्या करेगा, ऊष्मा वापस निकाल देगा और उससे बनेगा प्रकाश। मुश्किल तो नहीं था। ऑरोरा कैसे बनता है समझ में आ गया, आयन कैसे बनते समझ में आ गया। अब देखिएगा आयन कैसे बनेगा।
ये प्रकाश आया, प्रकाश ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, आयन बन गया। और ये जब नीचे आया, अगर कोई नीचे आता है तो प्रकाश निकालता है। प्रकाश आएगा, बाहर से प्रकाश आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को लगेगा, ये बाहर हो गया, ये आयन हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वापस आ गया तो वो प्रकाश निकाल देगा। उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो सुबह का भूला शाम में आ गया। ठीक है। आयन मंडल देखना चाहते हैं? अदृश्य होता है। ये नासा ने फोटो लगाई है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपरी सतह पर आयन बनते हैं, ये अदृश्य होते हैं। ये गैस हैं जिनको आयनाइज कर दिया गया है। कौन कर रहा है? सूर्य का प्रकाश कर रहा है। और आयन क्या करता है? आयन से सर नीचे कैसे आता है? नीचे ऐसे आता है, आपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूं आपको। यहां पर मैंने लिखा है, ये उत्तेजित है। ध्यान दीजिएगा, उत्तेजित है। जिन बच्चों ने स्कूल में थोड़ा भी विज्ञान पढ़ा है तो सारे शिक्षक ये बताते हैं कि जब नीचे की कक्षा छोड़कर ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रॉन को अच्छा नहीं लगता, वो उसका उत्तेजित कक्षा होती है, वो वापस आना चाहता है। समझ में आया? जब वो वापस आना चाहता है तो जब वो वापस आता है, उसकी अपनी नैसर्गिक प्रकृति है, वो अपने ही कक्षा में रहना चाहता है। वो तो उसको जबरदस्ती ठेल दिया गया था इसलिए ऊपर गया था। तो जब उसके पास कोई कारण नहीं है, मैं वापस आना चाहता हूं, तो वापस आ जाता है। ठीक है सर, क्या समताप मंडल के आसपास बारिश हो सकती है? कल क्लास में बताया था 90% जलवाष्प कहां पर है? क्षोभ मंडल में है। ठीक है, 90%। तो समताप मंडल में बादल हमने कहा था केवल विशेष स्थिति में ध्रुवों पर बनेंगे। तो क्या सर समताप मंडल में बारिश हो सकती है? ऐसी ऐसी बातें मत करें, केवल विशेष विसंगति की परिस्थितियों में होगी, वरना नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, आज ताप विलोमता समझी, ताप व्युत्क्रमण समझा। आज क्या समझा? आयनीकरण समझा। एक और चीज समझाना चाहता हूं, एक और चीज समझाना चाहता हूं, एक और चीज समझाना चाहता हूं सभी लोगों को। पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण है। पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण है। यहां पर क्षेत्र क्या है बच्चों? ये क्षेत्र गर्म है और ये क्षेत्र क्या है? बर्फीला है, ठंडा है। हां या ना? जल्दी से बताइए, हां या ना? पृथ्वी पर तापमान समान रूप से वितरित नहीं है, हां या ना? हां या ना? जल्दी से बताइए। हां सर। क्यों? जल्दी से इसके कारक बताइएगा। कौन बताएगा मुझे कारक? जल्दी से बताइए। कितने लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है, भी मुझे पता चल जाएगा। सर तापमान असमान है। सर क्योंकि जियोइड शेप है। अच्छा सर, सूर्य की पेटी है, पृथ्वी का झुकाव है। बहुत अच्छी बात है। पहला कारण है अक्षांश। यह है इक्वेटर। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत परपेंडिकुलर पड़ती हैं, तो विषुवत रेखा हमेशा ज्यादा गर्माहट लेता है। लेकिन यहां पर क्या आ रही हैं? तिरछी किरणें आ रही हैं। तिरछी किरणें दिखाई दे रही हैं। तिरछी किरणें कम ऊष्मा देती हैं, तो आपका अक्षांश निर्धारित करेगा कि आप गर्म होंगे या ठंडे।
विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान क्या होता है बच्चों? गिरता है। आसान था, मुश्किल तो नहीं था। सर ये तो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी में, हमें समझ भी आ गया था, आसान था। इसी का एक और नियम मैंने आपसे क्या कहा? नमी कहां पर ज्यादा होगी? नमी विषुवतीय क्षेत्र में ज्यादा होगी और ध्रुवों पर कम होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ध्रुवों पर जाएंगे तो तापमान कम होता है, वाष्पीकरण कम होता है। क्लियर हो गया? दूसरा, स्थल और जल की विषमता। भूमि और जल अलग अलग गर्म और ठंडे होते हैं। क्या सब जगह समान भूमि और जल है? वो भी वितरण अलग है या नहीं है? है ना? किस गोलार्ध में ज्यादा भूमि है? किस गोलार्ध में ज्यादा भूमि है? उत्तरी गोलार्ध में। आप लिख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में 50% भूमि और 50% लगभग सागर है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में 20% भूमि है, 80% सागर है। जल्दी से बताइए कौन सा गोलार्ध ज्यादा गर्म होता है? कौन सा गोलार्ध ज्यादा गर्म होगा? इसी सिद्धांत पर बताइए कौन सा गोलार्ध ज्यादा गर्म होगा? उत्तरी गोलार्ध अधिक गर्म होगा। क्यों? क्योंकि सर यहां भूमि ज्यादा है, भूमि ज्यादा गर्म हो जाती है। सही बोल रहा हूं? सिद्धांत लगाना है। कहां पर तापांतर बहुत ज्यादा होगा? कहीं बहुत ज्यादा गर्म ठंडा, गर्म ठंडा, गर्म ठंडा, उत्तरी गोलार्ध में। नीचे जो है आपको समानताएं ज्यादा मिलेंगी। ठीक है? दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। जलीय गोलार्ध का मतलब यह नहीं कि वहां पर भूमि नहीं है, लेकिन सापेक्षिक मात्रा में भूमि कम है। ठीक है? तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तापमान के कारण एक तो अक्षांश है, दूसरा क्या है? स्थल और जल की विषमता है, और तीसरा मैंने कहा ऊंचाई के साथ तापमान बदलता है। तो क्या हर जगह पर समान ऊंचाई है पृथ्वी पर? नहीं सर, कहीं पर तो हिमालय भी है, हिमालय में ऊंचाई से ठंडा होगा ह्रास दर। तो क्या ऊंचाई भी उसका कारण है? कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी क्षेत्र में ठंडी हवाएं आ जाएं, ठंडी हवाओं का अभिवहन हो जाए, तो क्या वो ठंडा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? आपने गर्मी के मौसम में लू सुनी है? लू, या उसमें हम कहते हैं हीट वेव से लोग मर गए। ठीक है? बहुत गर्म हवा आई तो हवा से मर सकते हैं। क्या आपने सर्दी के मौसम में शीतलहर सुनी है? ठंडी, तो क्या शीतलहरें चल सकती हैं? पवनें भी तो बहुत ठंडा कर सकती हैं, और पानी में जलधाराएं कर सकती हैं कि नहीं कर सकती? अभी मैंने आपको बताया गर्मी के मौसम में मंदिर को सीढ़ियां चढ़ रहे हो नंगे पैर, बहुत गर्म होगा। लेकिन वहीं पर अगर घास है, वनस्पति का आवरण है, वनस्पति किसी भी चीज को बहुत जल्दी से गर्म और ठंडा नहीं होने देती। सही कह रहा हूं? अच्छा एक बात बताइए, कौन सी मिट्टी तेजी से गर्म होती है? रेत या साधारण मिट्टी? कौन सी मिट्टी तेजी से गर्म होती है, रेत या साधारण मिट्टी? आप सबने देखा होगा रेत में जो है मक्का भून के उससे पॉपकॉर्न बनाया जाता है। सर रेत ज्यादा तेजी से गर्म होती कि नहीं होती है? तो क्या मिट्टी की प्रकृति भी निर्धारित कर सकती है? कर सकती है। भूमि और अभिमुखता क्या होती है? सर रेत ज्यादा गर्म होती है। अभिमुखता, एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, ठीक है? इस पहाड़ के इस तरफ सूर्य निकलता है, सिर्फ इधर ही रहता है, सूर्य इसी तरफ रहता है, इधर कभी नहीं आता। तो एक्स और वाई में कौन सा क्षेत्र ज्यादा गर्म होगा? पहाड़ की कौन सी ढाल ज्यादा गर्म होगी, एक्स या वाई? सूरज केवल एक्स को ही दिखता है। सर ऐसा कैसे है कि पहाड़ केवल एक्स को ही दिखता है, दूसरी तरफ नहीं जाता? आप सोच के देख लीजिए, हिमालय जो है, हिमालय की जो दक्षिणी ढालें हैं जो भारत की तरफ है, उसको तो सूरज दिखता है, जो तिब्बत की तरफ है वहां सूरज कभी नहीं जाता, क्योंकि सूरज तो 23.5 डिग्री के ऊपर कभी जाता ही नहीं है। सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? आप सबने कारक सोचे थे, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। पृथ्वी पर तापमान का वितरण समान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कारक होते हैं। इस वजह से पृथ्वी में कुछ गर्म पेटियां हैं, कुछ ठंडी पेटियां हैं और कुछ
बर्फीली पेटियां हैं जो हमें नासा के इस चित्र में क्लियरली दिखाई देता है। सब लोग क्लियर? ये क्षेत्र ज्यादा गर्म है, ये क्षेत्र थोड़ा कम गर्म है, इसको हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण। और ये क्या है? बर्फीला क्षेत्र, शीत क्षेत्र। आपने पेटी सुनी है? विषुवत, उपोष्ण, शीतोष्ण और ध्रुवीय। आप सबका होमवर्क है, इसको जरूर करके आना है। कल इन्हीं पेटियों पर बात होगी। मुश्किल तो नहीं किया? अलग अलग जगह है, कहीं पर भूमि ज्यादा है, कहीं पर लैंड ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, कहीं पर ऊंचाई ज्यादा है, कम ज्यादा है, बहुत सारे कारणों से हो सकता है। कहीं पर हरे भरे मैदान है या वन है और कहीं पर मरुस्थल की रेत है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग हीटिंग होगी या नहीं होगी? तो ये कॉमन सेंस है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपकी सोच में विकास होता चला जाएगा। तापमान से जुड़ी बातें खत्म कर दूं। हम क्या कर रहे हैं? वायुमंडल के तत्व कर रहे हैं। आज क्या देखा? तापमान कैसे बदलता है। आज देखा ऊपरी वायुमंडल की प्रक्रियाएं, आयन कैसे बनते हैं, ऑरोरा कैसे बनता है। उसमें हमें क्या करना पड़ा? 8वीं या 9वीं की रसायन की क्लास करनी पड़ गई। थोड़ा सा आप भी देखिएगा उसको। समझ में आ रहा है? सर ठंडा में भी बारिश होती है? हाँ होती है, तो ठंडा में भी होती है, गर्मी में भी होती है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? तापमान छोड़कर अब हम दाब पे आएंगे, प्रेशर पर। तो दाब क्या होता है? हमारे ऊपर जो हवा है, हमारे ऊपर वायुमंडल की जो एक पूरा का पूरा स्तंभ है, जो उसका हम पर दबाव पड़ रहा है, वो क्या कहलाता है? प्रेशर। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, केवल वहीं पर जाना चाहता हूं। एक निश्चित स्थान के वायु के स्तंभ का धरातलीय भार जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रेशर। तो जल्दी से मुझे बताइए कि मैं गुजरात के तट पे खड़ा हूं और मैं लद्दाख में हूं। दोनों जगहों में कहां पर वायुदाब ज्यादा होगा? मैं गुजरात के तट पर हूं, मैं गुजरात के तट पर खड़ा हूं, उसके बाद मैं कहां पहुंच गया? तिब्बत के पठार पे पहुंच गया या लद्दाख पहुंच गया, हिमालय में। कहां पर वायुदाब ज्यादा होगा? सर गुजरात में ज्यादा होगा और हिमालय में, लद्दाख में कम होगा। क्यों? अब कारण बताइए, कारण बताइए। देखें कौन सही कारण बता पाएगा। कारण बताइए। गुजरात में ज्यादा होगा, आपका उत्तर 100% सही है। कारण बताइए। ये हमारे देश की धरती, गुजरात का तट, ये सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। ये क्या है? गुजरात। गुजरात भी हो सकता है, बंगाल भी हो सकता है, केरल भी हो सकता है। मैं इसके तट पर हूं और मेरे सिर पर क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल की गैसें हैं या नहीं है? हाँ या ना? इस पूरे के पूरे गैस के स्तंभ का वजन मुझ पर जो आ रहा है वो है यहां का वायुदाब। लेकिन मेरा देश तो ऊंचा भी है, पठार भी है, इसमें तो पर्वत भी है। ठीक है, लगभग 4 किलोमीटर ऊंचाई पर मैं तिब्बत पहुंचता हूं या लद्दाख पहुंचता हूं और मैं यहां पर खड़ा हूं। तो अब इतना वायुमंडल तो कट गया कि नहीं? कट गया। अब मेरे ऊपर कौन सा स्तंभ रह गया? अब आप देख लीजिए, x का वजन और y का वजन क्यों कम होगा?
कोई कह रहा है डेंसिटी कम होती है। सतीश जी, डेंसिटी को छोड़िए, स्तंभ ही कट गया ना, ये गैसें मेरे नीचे चली गई ना, इसलिए चित्र बना के दिखाया है। इसलिए चित्र बना के दिखाया है कि बहुत से लोग किताबों से रटते हैं। सोच के देखिए, यहां पर पूरे के पूरे वायुमंडल का वजन मुझ पर है, और यहां पर वायुमंडल, इतना वायुमंडल तो 4 किलोमीटर का तो हट गया कि नहीं हट गया? हट गया। सभी लोग क्लियर? तो लद्दाख में या तिब्बत में दबाव कम होगा, दबाव कम होगा। समझ में आया? ऊंचाई के साथ दबाव कम होने लगता है। वापस आ जाए। अब इसको नापना था, नापें किसमें? तो दबाव की तो यूनिट है फोर्स, बल बाई एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, कितने स्क्वायर किलोमीटर है ना। इसकी बहुत सारी यूनिट हैं, पास्कल भी है और मिली बार भी है। मैं स्कूल में फिजिक्स में पढ़ता था, मैं परेशान हो गया इनको याद करते करते, ठीक है। फिर भी मैंने कहा छात्रों को अगर आ जाता है तो मैं क्यों ना करूं। तो वायु दाब को नापते किससे हैं? बैरोमीटर। वायु दाब मापनी को क्या कहते हैं? बैरोमीटर से नापा जाता है। ये मिली बार में भी नापते हैं। मिली बार मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 मिली बार मतलब 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 पास्कल मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर मर्क्यूरी, बैरोमीटर में क्या होता है? मर्क्यूरी होता है ना, मर्क्यूरी का 76 सेंटीमीटर ये होता है। स्कूल में पढ़ाया था भाई, मुझे बहुत मुश्किल लगा। मैंने कहा जी कह रही इसे हिंदी में बताइए। बेटा हिंदी में भी 1 मिली बार ही कहलाएगा। सच बता रहा हूं, इसका नाम 1 चंपक नहीं होता। 1 ग्राम ग्राम ही रहता है और सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहता है। ऐसा कैसे कह रहे हो यार? हिंदी में बताइए यार, हिंदी वाले बच्चे बताइए। 1 मिली बार हिंदी में भी तो 1 मिली बार ही कहलाया जाएगा। 1 पास्कल हिंदी में भी तो पास्कल ही होगा। ये तो आपको दिखाता है कि आपने विज्ञान पढ़ा नहीं है। सर हिंदी में बताइए, नहीं तो नहीं समझूंगा। 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1.053 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अब ये लिखा दूंगा। आप समझ रहे हैं कि क्लास की भी बेइज्जती करेंगे, शिक्षक की भी बेइज्जती करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये कहकर कि भाई हिंदी में बताइए। अपनी मातृभाषा की भी बेइज्जती करेंगे। अब इसमें मैं क्या गलत कर रहा हूं अगर मैंने ये लिख दिया 1 मिली बार? और बात क्या है? सर आईएएस बनेंगे। मजाक कर रहे हैं? मेरा जिला अधिकारी ऐसा कमजोर होगा क्या? नहीं करना है भाई, क्या बात कर रहे हैं। इसे 1 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर लिखूंगा तब मैडम नोट्स बना लेंगी। और फिर वो नोट्स किसके पास जाएंगे? पहले विवाह होगा मैडम का, फिर बालक होंगे, बालकों को नोट्स दे। सचिन सर पढ़ाए थे बेटा, हम बहुत सही लिखे हैं, लाल रंग में लिखे, हरे रंग में लिखे हैं सर, एकदम हिंदी में वहीं पर रखवा लिए थे कि सर हिंदी में लिखिए, फीस दिए हम। बताओ यार। तो ऐसा और ऐसी सोच रखने वालों का ध्यान रखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो आम लोग हैं ना, इन सब की सोच एकदम गधा वाली है, इनको ये सब कुछ समझ नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं, वायुमंडल के दाब के लिए वायुमंडल के दाब का नाम ही बदल दीजिए, सब इकाई छोड़िए। वायुमंडल का दाब है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर। सर ये एटमॉस्फेयर क्या होता है? अरे उन्होंने इकाई ही बना दिया। वायुमंडल का दाब मतलब 1 एटमॉस्फेयर। और लीजिए सर, हमको ये हिंदी में लिखिए, पास्कल लिखिए, रामफल लिखिए, ये लिखिए, वो लिखिए। एकदम गधे लोग पढ़ने वाले हैं। वायुमंडल का दाब, एटमॉस्फेयर का दाब मतलब 1 एटमॉस्फेयर। आसान कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा 1 एटमॉस्फेयर का मतलब लगभग 1013 मिली बार। ठीक है, हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो, यही है भाई। उनको समझ में आ गया, एकदम गधा लोग हैं, इनको कुछ समझ नहीं आएगा। ये सब जो है स्कूल में पढ़ा लिए, कॉलेज में पढ़ा लिए, सब किसी तरह से फेल हो गए हैं। किसी को न्यूटन नहीं समझ में आता, किसी को एक तो देखते ही बोल देगा अरे ये तो बहुत खतरनाक है सर, इसको हिंदी में बता दीजिए न्यूटन को। अरे न्यूटन का नाम क्या हिंदी में, क्या नंदन हो जाएगा? न्यूटन ही रहेगा भाई।
रहेगा कि नहीं रहेगा? 1003 नहीं बेटा, 1013 मिली बार। सो वायुमंडल के दाब का क्या इकाई? एटमॉस्फेयर। कुछ नहीं सोचना है, एक एटमॉस्फेयर का मतलब 1013 मिली बार। समझ में आया? ये औसत है, औसत वायु दाब औसत। क्लियर? इतना में हिंदी भी करो, इंग्लिश भी करो, यहां पर पूरा, यहां पर अधूरा। छोटा वायु स्तंभ, बड़ा वायु स्तंभ, नीचे सागर के तल पे ज्यादा दबाव, ऊपर कम दबाव। क्लियर? समझ में आया? नहीं सर अभी भी समझ नहीं आया, और बताते हैं। उच्च दाब का मतलब क्या है? नीचे की गैसें ज्यादा घनी, तो जहां घनत्व ज्यादा होगा वहां ज्यादा दाब, ऊपर जैसे जैसे जाते कम हो जाती है। हमारा वायुमंडल ऐसा ही दिखाई देता है। क्लियर? सर आप गुस्सा होते हैं तो आवाज बहुत प्यारी लगती। क्या बात कर रहे हो, हम गुस्सा हो रहे थे क्या? लो, हम तो आनंद ले रहे थे कि न्यूटन का हिंदी बताओ यार। कह रहा है गुस्सा होते तो सर आवाज बहुत प्यारी हो जाती है। सच कहें जब एग्जाम क्लियर करते हो तो आवाज और भी प्यारी हो जाती है ना? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर गैसों का घनत्व वहां के प्रेशर को निर्धारित करता है, तो क्या गैसों का घनत्व बदला जा सकता है? कौन बताएगा मुझे? ये तब से नीतू जी यही प्रश्न लिख रही हैं, अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट बता दीजिए। सर एनसीईआरटी में दिया है। अजी एनसीईआरटी में दिया है तो क्या कोई कर्जा चुकाना है? वहां पे ये भी दिया हुआ है कि इस पानी में तापमान ज्यादा होता है। ये भी तो आगे भी तो पढ़ो एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी कह रही है कि जो ऊंचे जो अक्षांश हैं, जो हायर लैटिट्यूड है, वहां ठंडा होना चाहिए, लेकिन अगर गर्म पानी की धारा आ गई तो वो उसको ठंडा नहीं होने देती। सर प्लीज अटलांटिक धारा बता दीजिए। सर एनसीईआरटी में दिया सर, हम जान दे देंगे। क्यों दे रहे हो जान? उसके आगे का पढ़ो ना। वो बता रहा है कि ठंडी हवा और ठंडी जलधारा से उस क्षेत्र का तापमान कम हो जाएगा, और अगर गर्म हवा और गर्म पानी आ रहा है तो उससे ज्यादा हो जाए। इतना ही तो कह रहा है यार, बताओ। एकदम जान देने लग, तो धैर्य रखो, एक बार फिर से पढ़ लेना एनसीईआरटी। कोई हाथ से थोड़ी निकला जा रहा है। बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं इस हवा को गर्म कर दूं, इस हवा को गर्म कर दूं, सर कैसे करिएगा आप? मैं कैसे करूंगा? मैं क्यों करूंगा? सूर्य देवता करेंगे। अगर सूर्य देवता चमक रहे हैं तो क्या भूमि गर्म हो जाएगी बच्चों? हाँ सर हो जाएगी। ये गर्म हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। हाँ सर हो जाएगा। कौन सी ऋतु में होगा? सर ग्रीष्म ऋतु में हो जाएगा। अगर ये गर्म हो गया तो गैसों का क्या होगा? गैसें तो फैलने लगेंगी। गैसें फैलेंगी कि नहीं? तो बताइए, स्तंभ के बाहर निकल जाएंगी कि नहीं गैसें? स्तंभ के बाहर निकल जाएंगी कि नहीं? सोच के बताइए। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। गंधहीन रंगहीन हवा जो आपके ऊपर है, ये जो मेरे सिर पर अभी कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे ऊपर वायुमंडलीय हवा है, और ये हवा अगर मेरे नीचे की भूमि गर्म हो गई तो ये हवा फैलने लगेगी और बाहर निकलेगी। तो जल्दी से बताइए, अगर ये मॉलिक्यूल बाहर चले गए, तापमान के बढ़ने से प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैंने तापमान बढ़ा दिया, बच्चों, तो क्या हो जाएगा? गैसें कम हो जाएंगी और उस वजह से लो प्रेशर हो जाएगा। अगर मैंने तापमान कम कर दिया तो क्या होगा? गैसों का संकुचन हो जाएगा, इस कॉलम में ज्यादा गैस होंगी। तो कौन से, इसको देखकर बताइएगा, कौन से ऋतु में उच्च दाब होगा? आपके शहर में, आपके गांव में, आपके राज्य में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कौन से मौसम में निम्न दाब सोचूं? निम्न दाब कौन से मौसम में? क्योंकि गैसें फैल जाएंगी। कौन से मौसम में? कौन से मौसम में निम्न दाब होगा? ये देखो सब लोग विंटर लिख रहे हैं। अरे विंटर में तो भैया सारी की सारी गैसें पास में आ जाएंगी,
ज्यादा गैस का मतलब ज्यादा घनत्व, ज्यादा घनत्व का मतलब ज्यादा दबाव। घनत्व निर्धारित करता है प्रेशर को। कौन सी ऋतु में सारी गैसें पास में आ जाएंगी? शीत ऋतु में। शीत ऋतु में हवाओं का संकुचन होता है और ग्रीष्म ऋतु में यह होता है। समझ में आया? अब इसी लॉजिक को यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसी लॉजिक को यूज करेंगे। विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा है या कम है? सोच के देखिएगा। और घनत्व ज्यादा है या कम है? विषुवत रेखा पर तो सर तापमान ज्यादा है, तो हवाओं का घनत्व कम हो जाएगा। अगर हवाओं का घनत्व कम है तो विषुवत रेखा पर कौन सा दाब होना चाहिए? विषुवत रेखा पर कौन सा दाब होगा? जल्दी बताइए। विषुवत रेखा पर कौन सा दाब होगा? लो प्रेशर, क्योंकि हवाएं फैलती हैं। और ध्रुवों पर कौन सा दाब होगा? ध्रुवों पर कौन सा दाब होगा? सर ध्रुवों पर तो हवा ठंडी है, सारा संकुचन हो जाएगा, एक ही जगह पर सारा वजन ही है। क्लियर हो गया? अधिक तापमान मतलब कम दाब और कम तापमान मतलब अधिक दाब, तो उल्टा संबंध है ना, रेसिप्रोकल रिलेशन। हाई टेम्परेचर मींस लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर मींस लो प्रेशर, लो टेम्परेचर मींस हाई प्रेशर। क्लियर हो गया ये? अगर पहली बार सुन रहे हैं तो दोबारा दोहराइएगा, इसी वीडियो को दोबारा दोहरा लीजिएगा, जो फंसा है दोबारा दोहरा लो, मजे से 1.5x पे देखना। बट एनसीईआरटी जरूर पढ़ो बच्चों, अगर भाषा ही नहीं है आपके पास तो फंस जाओगे। ठीक है? तो हमने पाया कि वायु दाब क्या होता है? हमारे ऊपर पड़ी हुई गैस के मॉलिक्यूलों का वजन, वो वायु दाब है। अगर ये गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हैं तो हमारे ऊपर कम वजन है। अगर बहुत सारी ईंटें हमारे सिर पर आ गई, इनका संकुचन हो गया तो ज्यादा वजन है। जब तापमान कम होता है तो ये पास में आ जाते हैं। सर्दी में हम पे हाई प्रेशर होता है और गर्मी में हम पर लो प्रेशर होता है। आसान था? मुश्किल तो नहीं था? चलिए, जैसे तापमान बदलता है वैसे ही दाब का वितरण भी बदलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। पहला क्या करेंगे? वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊंचाई के साथ ऊर्ध्वाधर वितरण। जल्दी से बताइए, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो दाब क्या होता है? दाब कम होता है या बढ़ता है? प्रशांत कह रहे हैं सर समझ आ गया, पेपर में कैसे लिखेंगे? भैया पेपर में तब लिखोगे जब समझ आएगा, जब भाषा आएगी तब तो लिखना ना शुरू करोगे। और पहले तो पीटी करोगे, पीटी के सवाल तो जवाब दोगे, लिख के देगा वो लिख कर दे देगा। कम से कम वो टिक करना शुरू कर दो। सर समझ तो आ गया, कैसे लिखेंगे? जैसे उत्तर लिखता हूं वैसे लिखेंगे। उत्तर पे तो क्लास भी ले चुके हम। बताइए। बोल रहा है सर लिखेंगे कैसे? एक काम करते, किराए पे लोग बुला लेंगे, वो लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं। कह रहा समझ आ गया, लिखूंगा कैसे? एक बात बताइए, स्कूलों में जो चीजें समझे आई थी तो उसके बाद लिखे थे कि नहीं लिखे थे? हम किताब पढ़े, किताब में लिखे अनुच्छेद में राम और सीता के पात्र में, राम और सीता के पात्र में इस संवाद की व्याख्या करें। फिर हमने व्याख्या की थी कि नहीं की थी? बताइए यार। कह रहा समझ आ गया सर, लिखें कैसे? हाथ से लिखें, कान से मत लिखिएगा। तो हम ऊंचाई के साथ, जैसे जैसे ऊंचाई हाइट पे जाते हैं, तापमान क्या होता है? तापमान क्या होता है? सर तापमान नीचे जाता है। दाब को क्या होता है? जल्दी बताइए। ऊंचाई के साथ दाब को क्या होता है? सर दाब भी नीचे जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? जल्दी से ग्राफ बनाएंगे, जल्दी से ग्राफ बनाएंगे। एक कह रहा है सर बढ़ता है। क्या बढ़ता है भाई? नशा किए हो क्या? अभी तो बताए थे ऊंचाई के साथ तिब्बत में। बताओ। और फिर कह रहा है सर समझ आ रहा है, लिखेंगे कैसे? अभी समझ आया नहीं है, पहले तो प्रश्न करेंगे तब आएगा। कम होता है। सभी लोग ग्राफ बना लिए? अब यहां पर लिखेंगे 5.6 किलोमीटर, 5.6 किलोमीटर। यहां पर लिखेंगे 16 किलोमीटर, यहां पर लिखेंगे 32 किलोमीटर, यहां पर लिखेंगे 48 किलोमीटर। 16 दूनी 32, 16 तिया 48।
16 का पहाड़ा। ठीक है, अब आप ठीक है, अब आप यहां पर खड़े, आपके पास बैरोमीटर है, मुझे जल्दी से, बैरोमीटर है, मुझे जल्दी से बताइए बैरोमीटर में क्या प्रेशर दिखा रहा है। प्रिंस कुमार जी बस ये ग्राफ करके खत्म कर रहे हैं, जल्दी बताइए क्या दिखाएगा बैरोमीटर में। एक एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छी बात है, अजहर, अजहर ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, एक एटमॉस्फेयर दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे वायुमंडल का दबाव आपके ऊपर है, तो यहां पर कितना दिखाएगा, एक एटमॉस्फेयर। अब बच्चों मैंने आपसे कहा अपना प्रीलिम्स देकर अफ्रीका जाइए और किलीमंजारो, किलीमंजारो, अफ्रीका की किलीमंजारो की पहाड़ी पर जाइए। बहुत से लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, आप किलीमंजारो पहुंच गए हो, अब आप यहां पर खड़े हो, जल्दी से बताइए आपके बैरोमीटर में क्या रीडिंग है। सर मुझे कैसे पता, मैं आपको हिंट दूं, 50% वायुमंडल इधर है, 50% वायुमंडल इसके ऊपर है। क्या रीडिंग होगी, कौन बताएगा, लॉजिक से बताइए। अगर आप किलीमंजारो पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, किसी ने कहा सर यहां पर 1 एटमॉस्फेयर 1013 मिलीबार, आशा है आप लिख रहे होंगे, जल्दी से बताइए कौन अपना दिमाग लगा के बताएगा मुझे, यहां पर कितना होगा, कितना होगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं बहुत से लोग, सर ये तो 50% होगा, आधा एटमॉस्फेयर। सही, आधा तो चला गया मामला। तो ऊंचाई के साथ दाब गिरता है, लेकिन इसके गिरने की दर, इसके गिरने की दर असमान है। उसके बहुत से कारण है, जैसे तापमान का तो ह्रास दर था ना, ह्रास दर था 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ये बदलता है। निचले क्षेत्रों में 300 मीटर पर 32 मिलीबार गिर जाता है, अभी नहीं लिखवा रहा हूं, वो बदलता है, परिवर्तनशील। अब बच्चों आप 16 किलोमीटर पर आ गए, 16 किलोमीटर का मतलब आप क्षोभ सीमा पर हो। बच्चों यहां पर है 90% वायुमंडल इधर और 10% इसके ऊपर। अगर आप यहां खड़े हो तो आपके ऊपर कितना दाब है, जल्दी से बताइए। एक तो आपने ये बताया, बिल्कुल सही उत्तर है, एक आपने ये बताया, बिल्कुल सही उत्तर है ए, जब आप ऊपर गए बी। अब कौन बताएगा यहां पर कितना होगा, अब तो केवल सर 10% ही रह गया ऊपर, तो कोई लिख रहा है 0.9, बेटा ध्यान दो, 0.9 नहीं होगा, 0.9 तो इसके नीचे है, यहां पर कितना होगा, 0.1 होगा सर, 0.1 एटमॉस्फेयर। बहुत सही, याद रहेंगी ये वैल्यूज, याद रखेंगे सर। 10%, 10% किसका बेटा, एक एटमॉस्फेयर का 10%, 10%, क्योंकि अब क्या हो रहा है बच्चों, अब क्या हो रहा है, यहां पर तो सारी गैसें थी ना, अब तो गैसें ही नहीं बची हैं। अब कहां पर आ गया मैं, 32, 99% यहां, केवल 1% वायुमंडल की गैसें बची हैं। जल्दी से बताइए अगर मैं आपको यहां पर ले गया तो, कितना बचा, जल्दी से बताइए कितना बचा। सर ये तो बहुत कम हो गया, हो गया या नहीं हो गया। इस ऊंचाई पर वायुयान उड़ता है बच्चों, इस ऊंचाई पर वायुयान उड़ता है। आपको याद है समताप मंडल में उड़ता है वायुयान, तो समताप मंडल में अगर आप वायुयान के अंदर हैं तो ठीक है भाई, क्योंकि बाहर क्या प्रेशर है, 0.1 एटमॉस्फेयर है, ऑलमोस्ट वैक्यूम है बाहर, बाहर प्रेशर नहीं है। आपको पता है आपके शरीर में 1 एटमॉस्फेयर है, आपकी नाक की नलियां सब फट जाएंगी। वायुयान के अंदर आप सेफ हैं, क्योंकि वहां पर आर्टिफिशियल प्रेशर है केबिन में। आपने सुना है अगर कोई वायुयान पर गया है तो वहां फ्लाइट से पहले एक अनाउंसमेंट होती है, वायुयान के अंदर दाब कृत्रिम रूप से है, ये आर्टिफिशियली प्रेशराइज्ड है। अगर कोई लीकेज हुआ तो आपके सीट के ऊपर लगा हुआ मास्क लटक जाएगा, उसे लगा के सांस लीजिएगा, ये चेतावनी दी जाती है।
इफ द प्रेशर ड्रॉप्स द मास्क विल गेट सस्पेंडेड एंड पुट योर मास्क। ये भी बताते हैं पड़ोसन को मास्क लगाने से पहले अपना लगा लीजिएगा, नहीं तो भाभी जी सुन नहीं पाएंगी, तुम टपक लोगे, प्रेशर उसी टाइम दाब नीचे जाएगा, जिसका मास्क गया बचा लीजिएगा। समझ में आया? ठीक है, तो बाहर दाब कुछ नहीं है, बहुत खतरा है। हवाई जहाज के अंदर कृत्रिम रूप से दाब लगाया जाता है। ठीक है, ये किस पर अप्लाई होता है? आप पर, मुझ पे, सभी सामान्य मनुष्यों पर अप्लाई होता है, अक्षय कुमार पर नहीं होता। अक्षय कुमार हवाई जहाज की खिड़की दरवाजा खोलकर बातचीत करके सब कर सकते हैं। अक्षय कुमार को क्यों नहीं होता है? क्योंकि अक्षय कुमार अपना लक पहन के निकलते हैं। समझ में आया? लिखिएगा मत, अक्षय कुमार को छोड़कर बाकी सबको होता है। अब तो मुझे लगता है कि ये जो आदि पुरुष के निर्माता उनको भी नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई कह रहा है सर बस कर दीजिए सर, हो गया। भाई मैं बस कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ आपको समझ आया कि नहीं आया? आपको समझ आया कि नहीं आया? और अगर समझ में नहीं आया तो कल से क्या पहनना है? अपना लक पहन के निकलिए। ऊंचाई के साथ दाब कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि वायुमंडल ऊपर विरल हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं आपके वायुमंडल का दाब कम होता है। मैं क्या बात कर रहा हूं? कुछ लोग ऐसे मतलब मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, क्या कर दिया, पिछले 1.5 घंटे में मेरी जान ले ली है। मैं आपको वायुमंडल के तत्व बता रहा हूं। मैंने वायुमंडल के तापमान के बारे में आपको कई कॉन्सेप्ट दिए, वायुमंडल की संरचना और उनके जो स्तर हैं उनमें क्या हो रहा है, उन चीजों को समझाने की कोशिश की। अब मैं वायुदाब की बात कर रहा हूं। आज मैंने वायुदाब कर लिया। आप सबसे अनुरोध है एनसीईआरटी से वायुदाब करिएगा। कल और भी चुनौतीपूर्ण चीजें आएंगी क्योंकि दाब आंतर की वजह से हवा चलती है। कल हम हवाओं को चलाना शुरू करेंगे। कोई अभी भी अटका हुआ है, सर आसमान से सर बारिश में बिजली क्यों कड़कती है, सर मछली वाली बारिश बताइए। ये भी कल होगा, आर्द्रता भी कराई जाएगी। सभी लोग क्लियर हैं? रिक्वेस्ट है, आपने सपना देखा है और आपने हमें कहा है हमारे शिक्षकों हमारी मदद करिए हमारा सपना अर्जित करने में। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमने जो आपसे वादा लिया है कि हम रगड़ेंगे आपको, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे नाराज हैं कि मैंने बहुत तकनीकी चीजें पढ़ा दी और आप नहीं समझ पाए, रिपीट कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।